हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्टिल हैव बीन वेरी वेरी गुड। आपको मालूम है कि मई 26 ऑनवर्ड्स आपके नए केस स्टडी बुकलेट आउट हो गए आईसीआई की तरफ से। आईसीआई बीओएस पोर्टल में आप जाओगे तो आपको इजीली अवेलेबल है वहां पे आपके नए केस सिनेरियो एमसीक्यूज। ठीक है ना? तो अभी तक जो एमसीक्यूज थे अब प्रीवियस टर्म्स के लिए थे, अब आईसीआई ने नया एमसीक्यू आपके लिए दिया है एंड मैं लेके आ गया आपके लिए उसका सोल्यूशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। अब मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन में लाता हूँ, फिर आपको मैं सारी चीजें समझाता हूँ। एक बार मेरे संग संग देखो गाइस, एक बार यहाँ पे देखना। ठीक है, ये आपका केस स्टडी का बुक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? बीओएस पोर्टल में इजीली मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत आप लोग करो वहां पे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे ना इस बार आईसीआई ने क्या किया है, आपको 50 केस स्टडीज दी हैं। क्या बोल रहा हूं मैं सर? 50। ये देखो 50 केस स्टडीज दिया है इन्होंने। पिछले बार का जो बुक था उसमें 30 केस स्टडीज थी। नाउ दिस टाइम दे हैव इंक्रीज एंड दे हैव गॉट टू 50 केस स्टडीज। देख लो, रेलेवेंट फॉर May 26 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स। तो आपको समझना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली जो बच्चे मई में देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी आगे के लिए भी अभी ये वाला ही रहेगा। ठीक है ना? आपको मेरी बात समझ में आई? अब मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ सर? आपका क्वेरी आने वाला है कि सर ये क्या 50 एमसीक्यू आप आज एक वीडियो में खत्म कर दोगे? मैंने बोला नहीं यार, ये 50 केस स्टडीज रादर, इसको एक वीडियो में नहीं करते हैं। आपका भी इंटरेस्ट बनना चाहिए और आपको भी समझ में आना चाहिए एक साथ इतने सारी चीज़ों को आप कैसे लोगे, हैंडल कैसे करोगे। तो मैंने सोचा है इसको मैं 5 पार्ट में कर लूंगा। 10 केस स्टडीज करके एवरी क्लास में करेंगे तो वीडियो भी बेसी लंबा नहीं रहेगा, आपको करने में भी मजा आएगा। थोड़ा थोड़ा आप अपनी बाकी पढ़ाई के संग संग इसको भी सल्टा सकते हो। ठीक है, जहां आपको हेल्प फटाफट से आना, वीडियो रेफर करना, आपका काम बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये देख लिया ना तो इसके बाद केस स्टडी के लिए तो और कुछ देखने का दरकार है ही नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 1 से। खास बात मालूम है, एमसीक्यू के इस केस स्टडी बुकलेट में भी ना एक ब्लैंक पेज आईसीआई का है। आईसीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक ब्लैंक पेज रहना चाहिए, नहीं बट चलो कोई बात नहीं। आ जाओ, केस सिनेरियो 1। केस सिनेरियो 1 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज का है सर? ये हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर नंबर 6 केस स्टडी 1 अपने पढ़ने वाले। 10 केस स्टडीज करने का टारगेट लेके चलते हैं, फटाफट से समझेंगे, कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करने का ट्राई करेंगे एंड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। फटाफट से अपना अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो। ठीक है ना? आ जाओ गाइस। मैंने आपको बोला केस स्टडी के लिए या एमसीक्यू के लिए कैसा भी रहे, एक अप्रोच आपको हमेशा बोला है, उसका ध्यान देना होगा। क्या? हमेशा देखना, मैं वापस रिपीट करो स्टार्टिंग से एंड तक, प्लीज ये भी 2 मिनट मेरी बात अच्छे से सुनना कि एमसीक्यूज के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखेंगे सर? हमेशा ध्यान रखना कि पहले केस पढ़ने मत बैठ जाना। क्या मैंने बोला? ये केस सिनेरियो 1 है, अच्छा ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया यहां से पढ़ना, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, यहां तक पूरा पढ़ा। 2 पन्ना का केस दिया इन्होंने एंड देन यहां से आपके काम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। कभी भी केस पढ़ना नहीं है, नहीं है। हमेशा पहले नीचे आओगे, पढ़ोगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंड दिस इज रिलेवेंट फॉर बोथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना? ये दोनों के लिए आपका काम का है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एसएम के लिए अलग से बता रहा हूं, नहीं, ये आपका हर समय हर सब्जेक्ट में काम आएगा। रेदर नॉट ओनली दीज 2 सब्जेक्ट्स, आपके 8 सब्जेक्ट में या 6 पेपर में, जैसे आप समझ लो, सब में ये चीज काम का रहने वाला है। समझ में आई क्या अभी तक मेरी बात? यस सर, अभी तक तो आपका बात ठीक ठीक समझ में आ रहा है। और एक खास बात बताता हूं आपको, एमसीक्यू के लिए एक स्ट्रैटेजी बताता हूं बढ़िया सा। हमेशा सिंपल स्ट्रैटेजी तो ये है कि यू नो द आंसर एंड मार्क द ऑप्शन। सिंपल सा बात है, यू रीड द क्वेश्चन, यू नो द आंसर, यू मार्क द ऑप्शन। एकदम सिंपल सी बात है। यस। सेकेंड क्या है? अगर सर ये मैंने पढ़ा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा चारों में क्या करना है, मेरे को राइट आंसर एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, तो सेकंड अप्रोच क्या रहता है? गो फॉर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? भाई ये 4 में से मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, देन ऑटोमेटिकली और ऑप्शन इज द आंसर। तो ये वाला अप्रोच से जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हर बार 3 नहीं कटेगा तो यार 2 तो कटता है बहुत बार। एग्जाम्पल अगर पूछ लिया लीडरशिप के बारे में क्वेश्चन एसएम से, तो अपने को पता या तो आंसर ट्रांसफॉर्मेशनल होगा या तो ट्रांजैक्शनल होगा, बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। तो अगर नहीं भी पता राइट तो, लेकिन एटलीस्ट एलिमिनेशन लगा के आप 2 तो हटा दिए, बचा ही 2। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हाँ। थर्ड वेज, सर कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ही एलिमिनेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा ही आ गया कि मेरे को या तो पढ़ा ही नहीं मैंने, या मेरे को अभी उस समय एग्जाम में क्लिक नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं सर? ये बता दीजिए बस। ऐसा सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला सिनेरियो कि सर ये चारों में अब मैं क्या करूं? तो अब इसका तो उपाय आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अपने को लास्ट में तो मानना पड़ेगा गैस। अपने को तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं अभी तक, तो चलो एटलीस्ट है नहीं, तो अपने को तो कोई ना कोई अटेम्प्ट करना, अपने को कुछ ना कुछ गैस मारना। ऐसा ना हो मैं गैस कैसे मारूं, मैं तुक्का क्या लगाऊं? यहाँ पे बहुत बड़ा ये डाउट है कि सर मैं तुक्का में मारूं क्या। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर तुक्का लगाओ या गैस कर रहे हो ना एमसीक्यूज में, ऑलवेज गो
फॉर योर फर्स्ट गेस, जहां आपका पहला गेस आया कि ऑप्शन बी होना चाहिए, गो फॉर द ऑप्शन बी। जहां आपको पहले लगा ऑप्शन डी होना चाहिए, गो फॉर द ऑप्शन डी। अगर ये प्रॉपर गेस वा जा रहे हो तभी बता रहा हूं ये वाली चीज। सर ऐसा क्यों, ये वाला भी बात सुन के जाओ। सर अगर आप ना फर्स्ट गेस पे नहीं गए ना ऑप्शन डी, आप मार तो गैस ही रहे हो, मार तो तुक्का ही रहे हो। अगर आप पहला तुक्का पे नहीं गए, जो आपका मन में पहले आया ना उस पे नहीं गए, एक फीलिंग तो आएगी, उसी को मार्क करोगे। हाँ, तो अगर आप डी को छोड़ के, आपको लगा डी नहीं, लास्ट में लगा नहीं यार डी नहीं होगा, छोड़ यार डी को छोड़, बी को मार्क करके आते हैं। बी मेरे को लगता है बी हो सकता है। एग्जाम से बाहर आती है आपको पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या आपको एग्जाम से बाहर आती मालूम पड़ जाएगा, पता चला राइट आंसर डी ही था। अब जो उस समय रिग्रेट होगा ना वो भयंकर भारी होगा। उस समय वो रिग्रेट जो होने वाला वो बहुत ज्यादा हैवी होगा। तो उस रिग्रेट को अपने अवॉइड करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। जो फर्स्ट गेस आएगा वो मार्क करके चलेंगे कि हाँ ठीक है। अगर आपका पहला में बी आता और ऑप्शन आंसर डी भी होता ना तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मन में आता कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को पहला तो मैंने बी सोचा था, मेरे को कोई रिग्रेट एज सच नहीं रहेगा, मैं माथा ही नहीं लगाऊंगा, दूसरा ऑप्शन सोचूंगा ही नहीं। समझ में आई आपको मेरी बात? ये वाला करके देखना काम आता है, ठीक है। चलो डन है, चलो स्टार्ट करें केस सिनारियो। यस सर स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया से, अपने फटाफट से पढ़ाई करने वाले हैं। आप लोग रेडी हो? हाँ सर। यस सर, यस वी आर ऑल रेडी, प्लीज बिगिन। ओके, पहला पार्ट क्या बोलता है इस क्वेश्चन का, पहला एमसीक्यू क्या बोलता है? डिजाइन फैब्स, कोई कंपनी का नाम होगा आई फील। हाँ लिखा ही है, एन इंडियन क्लोथिंग कंपनी इज डीपली कमिटेड टू अ स्पेसिफिक कोर वैल्यू दैट अंडरपिन्स इट्स बिजनेस फिलोसफी। दिस कोर वैल्यू प्लेज अ पिवटल रोल इन गाइडिंग देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल कोर वैल्यू द विच डिफाइंस डिजाइन फैब्स बिजनेस पॉलिसी। आपको बोल रहा है कि इसका बिजनेस पॉलिसी क्या बताता है। अब ना डायरेक्टली मेरे को ये पढ़ के, इस बार इस क्वेश्चन में तो मेरे को पढ़ के आंसर नहीं मिला। मैं आपको जब कराऊंगा ना ओवर द टाइम, इस वीडियो में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या बात है, आप तो बिना केस स्टडी पढ़ते आंसर दे पा रहे हो। आपको उतना केपेबल बना दूंगा मैं, ठीक है। अभी लेकिन ना ये उसकी बिजनेस फिलोसफी की बात कर रहा है। अब मेरी बिजनेस फिलोसफी, मेरी कोर वैल्यू क्या है, वो तो मेरे स्पेसिफिक केस में आके देखना पड़ेगा ना। जनरलाइज आंसर तो इसका हो नहीं सकता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अरे ऐसा थोड़ी ना जनरल बोल सकते हो। मेरा घर कहाँ है, तो वो मैं कहाँ रहता हूँ वो देखना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ है, जनरल आंसर तो इसका है नहीं, तो इसका केस, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केस का हेल्प लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रही? एकदम सिंपल सा बात है। हाँ, बचपन में जैसे कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते थे वही कॉम्प्रीहेंशन है, जाके ढूंढो ये वाला चीज कहाँ लिखा है, उसको आके मार्क करेंगे। और इजी है उल्टा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन और इजी है, कोई कंसेप्ट तो पूछ नहीं रहा, कोई बुक से तो चीज पूछ ही नहीं रहा है। सीधा कॉम्प्रीहेंशन में जाओ, वर्ड मैच करो, कहाँ से मैच किया, हाँ ये मैच करे, ये लाइन्स मैच करे, या मार्क कर गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, चलो देखते हैं, फटाफट देखेंगे। और एक और खास बात बताता हूँ आपको, आज मैं इतना केपेबल बना दूंगा ना, मैंने सोच क्या है। इधर देखो, आईसीआई क्या करता है आपको मालूम है? जनरली, अब इसे भी ना आप ये नहीं बोल सकते कि हर बार, ऐसे कोई गारंटी तो मैं दूंगा नहीं। जनरली आईसीआई क्या करता है, इधर भी 5 पार्ट रहेंगे आपके। मजे की बात मालूम है, पहला पार्ट ना, पहला पार्ट रहेगा मान लो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ से ही। पहला पार्ट का आंसर पहला 2-3 पैराग्राफ में, फिर जैसे ही मिल गया ना पहला आंसर, मान लो इस पैराग्राफ में मिल गया, सेकेंड एमसीक्यू का आंसर मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पैराग्राफ में होगा, फिर या नेक्स्ट पैराग्राफ जो भी फॉलोइंग पैराग्राफ रहेगा उसमें रहेगा। उसके बाद वाला एमसीक्यू का, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ट्रेंड फॉलो करता है इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये भी अपने देखते हुए चलेंगे आज। तो मेरे को देखना बिजनेस फिलोसफी, कोर वैल्यू, ऐसा कुछ बात कहीं पे दिया है क्या, ठीक है। तो मैं क्या केस वर्ड टू वर्ड पढ़ना चालू कर दूं? अगर बहुत ज्यादा मेरे को नीड हुआ ना तो ही मैं ये काम करूंगा, वरना मैं तो सीधा वर्ड्स को फाइंड आउट करूंगा, फिगर आउट करूंगा कि मेरे को मेरे काम के लाइन्स अगर मिल जाए तो, ठीक है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं साथ में। आप लोग अपना करो, मैं अपना करता हूँ, ठीक है। डन है? आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप अपना करिए एक बार, देखिए अच्छे से। डन है? हाँ सर, हाँ अच्छे से दिख रहा है सर, आप आगे बढ़ाते चलो। हाँ ठीक है, चलो अब और अच्छा है। हाँ, कोर वैल्यू का यहाँ बात नहीं कर रहा, कुछ गोल की बात कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ेंगे। डिजाइन फैब जो मैं डायनामिक प्लेयर इन द इंडियाज बस्टिंग क्लोथिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ कंपेलिंग एग्जांपल हाउ टू एज टू इंटीग्रेशन ऑफ कोर बिजनेस प्रिंसिपल्स कैन पेव टू ट्रायम्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे देखो कि लिखा है इसका कुछ क्लियर विजन की बात कर रहा है, क्लियर विजन की कुछ बात करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। मेकिंग स्टाइलिश, इसका विजन क्या है? इसका विजन है स्टाइलिश क्लोथिंग एक्सेसिबल बनाना हर इंडियन के लिए, और उसको मिनिमाइज करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। उसका काम क्या? सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। द गाइडिंग वैल्यूज इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू फैशन, ये इसके गाइडिंग वैल्यूज है, ये इसके कोर वैल्यूज है। सर मैं बोल दूं इसको कोर वैल्यू, हाँ या ना बोलेंगे पहले तो यार? आहा आहा, यहाँ पे काटो यार। हाँ, इसको अब मैं बोल सकता हूँ कोर वैल्यू है, गाइडिंग वैल्यू को कोर वैल्यू बोल सकता हूँ। हाँ सर बोल सकते हो, यही आंसर होगा। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलना चाहिए सस्टेनेबिलिटी की बात। मिल गया जी, ये देखिए आपका आंसर है पार्ट बी,
सस्टेनेबिलिटी रिफ्लेक्टिंग देयर डेडिकेशन टू मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये वाले लाइन सभी मैंने पढ़ा था आपके लिए फर्स्ट पैराग्राफ में। ऐसे भी ना आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपने सिद्धांतवादी है, ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपना कोर वैल्यू हो नहीं सकता, ठीक है। एक्सक्लूसिविलिटी वेयर दे प्रायोरिटाइज ऑफ इनर, हाँ वो तो चलो छोड़ते, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सी तो ऐसे भी नहीं होता, एक तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर देता। बाकी ए या डी हो सकता था, लेकिन इस ऑप्शन में या इस केस स्टडी में तो आंसर आपका बी ही है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। डन है क्या बात सर? इसमें कुछ कंसेप्चुअल टेस्टिंग हुई? अभी तक तो नहीं हुई, आगे बढ़ेंगे। Design Fabs embarked on a strategic move to introduce a specific product variant at a particular phase of the product life cycle. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता था, याद है ना? हाँ, एक बार देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता था। ये क्या था सर? हमारा उल्टा इन्वर्टेड एस जो बनाते थे अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। सर ये मेरा क्या होता था? इंट्रोडक्शन होता था, दैट इज आई। फिर मैं ग्रो करता था, फिर मैं मैच्योरिटी पे पहुंचता था, देन मैं डिक्लाइन करता था। ये था मेरा PLC, दैट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको साथ साथ रिवाइज करवाते चलने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको बताना कि कोई नया प्रोडक्ट जो ये ला रहा है वो किस स्टेज में ला रहा है, ठीक है, किस स्टेज में ला रहा है। ये क्या लिख दिया? ग्लूटेन फ्री कहाँ से आ गया रे? मेरे को लगता है ऐसा ने कोई हाई लेवल AI मारा है यहाँ पे। डिजाइन फैब्स इंट्रोड्यूस ग्लूटेन फ्री। ये तो फैशन का और क्लोथिंग का बात चल रहा था ना इस क्वेश्चन में। ग्लूटेन फ्री कहाँ से? ग्लूटेन फ्री खाने के लिए बोलते हैं ना, ग्लूटेन फ्री खाना है या ग्लूटेन फ्री मैदा है या क्या क्या आता है। ये है क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, ये है क्लोथिंग ब्रांड। कपड़ों में ग्लूटेन फ्री क्या हो सकता है? ऐसा कुछ दिया है, ढूंढ लेते हैं क्विकली। क्लोथिंग ब्रांड है, इंडिया के क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात ही कर रहा है अभी तक, ठीक है, क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे तो हमने पढ़ा कुछ नहीं है, यहाँ पे इवॉल्विंग, ठीक है, मैच्योर्ड मार्केट कुछ तो दिया है। इन द बिगनिंग ऑफरिंग अफोर्डेबल क्लोथिंग की बात चल रही है अभी तक। कस्टमर वेयर, कपड़ों की बात हो रही है। ग्लूटेन फ्री यार, ऑर्गेनिक, ये तो खाने के लिए कुछ होगा ना। कंप्रीहेंड स्टाइल्स। सर ये क्वेश्चन गड़बड़, कोई AI से बताया कि क्या किया है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। क्लोथिंग इंडस्ट्री लाइक भी तो वही चल रहा है। फैशन ट्रेंड्स, फैशन तो खाने की तो कोई बात नहीं ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में। कहाँ फैशन और कहाँ फूड, तो कोई लिंक ही नहीं है। कोई कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन की तो बात कर नहीं रहा, वो तो देख लिया हमने, कहीं तो लिखा नहीं है ऐसा। ये ना ये वाला पार्ट में आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है। ये वाला पार्ट में आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है। ये ना यहाँ पे इसको ये नहीं देना चाहिए था। ग्लूटेन फ्री है ना, ऑर्गेनिक वेरिएंट्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे बोल दूं कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ग्लूटेन फ्री ऑर्गेनिक वेरिएंट की बात नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन में या तो ये ग्रोथ होना चाहिए या तो मैच्योरिटी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आ गया तो इन दोनों में से एक मार्क करके आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ और मैच्योरिटी की कुछ कुछ बात लिखी हुई थी। अरे है ना, ये आगे वाले पैराग्राफ में देखो, ग्रोथ और मैच्योरिटी की कुछ कुछ बात दी हुई है। ये रहा मार्केट मैच्योर्ड, यहाँ पे वर्ड दिया ना मैच्योर्ड का। इन द बिगनिंग, इवॉल्विंग वगैरह, ये सब क्या ग्रोथ की बात हो गई, ठीक है। मार्केट इवॉल्व कर रहा था, ग्रोथ का फेस था उस समय। और ये मैच्योर्ड, तो मैच्योर्ड या ग्रोथ भी कर सकते हो, देखना पड़ेगा ऐसे आंसर। देखते हैं भाई, आगे कंप्लीट करते हैं भैया, पार्ट 2 को होल्ड में रखते हैं। आई थिंक सो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ, क्वेश्चन नंबर 2 में, बिकॉज कोई भी ग्लूटेन फ्री है एंड उसकी तो बात हो ही नहीं रही है ना। तो पार्ट 2 में अगर आपको कुछ समझ में तो जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमारे हिसाब से इस पार्ट 2 में ये बोलना चाह रहा था, बट नॉर्मली आई फील ये पार्ट 2 में ग्लूटेन फ्री है तो खाने की बात हो गई, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट। हाँ, Design Fab showcased agility in adapting to evolving customer preferences. How did they respond to changing customer behavior as highlighted in the given case? Changing customer behavior के उन्होंने कैसे इवॉल्व किया, ठीक है। तो पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये वाला पैराग्राफ देखो अब। दिस इज पैरा नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। Their ability to comprehend customer styles were pivotal. Design Fabs conducted comprehensive market research to decode fashion trends and changing customer preferences. तो comprehensive उन्होंने market research किया है. Approach led to creation of collections that resonated with target audience, ठीक है. They also monitored social media and customer feedback channels, staying tuned with evolving taste, और ये सब इको फ्रेंडली का भी कुछ कुछ उन्होंने काम किया है न्यू फैशन में, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या इसी तरह करना पड़ेगा। ये रहा बी आंसर होना चाहिए, बी इंट्रोड्यूसिंग अ सस्टेनेबल क्लोथिंग लाइन इन इको फ्रेंडली फैशन। इको फ्रेंडली अभी हमने रीड किया ना। ये वाला क्वेश्चन में ना कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, कुछ मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में, कुछ सिखाने लायक दिख नहीं रहा अभी तक। तो
आपको कॉम्प्रिहेंशन में उस केस में जाना है और ढूंढना है और यहाँ पे आंसर को बस ढालना है, ठीक है। ये है वैसे एग्जाम के लिए और आपके लिए मार्क्स लाने के लिए इजी, लेकिन पढ़ाने के लिए और समझने के लिए कंसेप्चुअली तो बेकार है ना यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो, बस प्रैक्टिस की चीज़ है, 2 3 कर लो, 4 कर लो, बहुत है। इन अकॉर्डेंस विथ मेंडलोस मैट्रिक्स, अब आ गया हमारा मेंडलो मैट्रिक्स। मेंडलो मैट्रिक्स याद आ रहा है ना, कुछ कुछ याद दिलाऊं क्या? मेंडलोस मैट्रिक्स क्या होता था? की प्लेयर, कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, ये सब कुछ था, याद आया? हाँ सर, हम जो 4x4 का बनाते थे, याद आ रहा है क्या? बताओ ना प्लीज। हाँ सर, याद आ गया। ये जो 4x4 में अपने बनाते थे ना, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, लो पावर, लो इंटरेस्ट, ये 4 हमारा मैट्रिक्स बनता था, याद आया कि नहीं? यस। ऐसा बोल रहे हो, सम स्टेक होल्डर हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, हमारे की प्लेयर्स हो गए। ये हमारे क्या होते थे? की प्लेयर्स होते थे। यस और नो, हाई पावर हाई इंटरेस्ट को मैं बोलता हूँ की प्लेयर, ठीक है। अमंग द ऑप्शंस लिस्टेड विच स्टेक होल्डर टिपिकली फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट? आपके ऑप्शन में है क्या? लोकल कम्युनिटी है, लॉयल कस्टमर, कस्टमर तो हो नहीं सकता, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर सप्लायर तो खुद ही लिख दिया यार, तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट कैसे होगा? तो सी और डी तो नहीं है। ए और बी में होने का कुछ है क्या? एक ऊपर में पढ़े क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या इनके बारे में? हाँ, फैशन या लोकल, ये रहा फैशन, फैशन 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 इन्फ्लुएंसर, लोकल कम्युनिटी के बारे में कुछ अगर दिया है कि नहीं, वो अपने को देखना है, फटाफट देखो कुछ मिल रहा है क्या। अच्छा, ये दूसरा पेज है, वही मैंने सोचा। फैशन इन्फ्लुएंसर्स मिल गया ना। Fashion influencers and suppliers were nurtured through strategic partnership, which not only elevated design fashion brand image but also endowed them with access to cutting edge fashion trends and premium materials. मतलब फैशन इन्फ्लुएंसर जाके उनको प्रमोट किया, इनकी वजह से उनके बिजनेस में काफी अच्छा फायदा मिला, ठीक है। तो अब इसको फैशन इन्फ्लुएंसर को कहा है, अब को समझना है कि ये हाई और हाई ग्रोथ में है क्या। तो क्या लिखा पढ़ते एक बार, लोकल कम्युनिटी के बारे में भी कुछ लिखा है। विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब इनका इंटरेस्ट हाई है, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, खुद का इंटरेस्ट है इसमें, तो दिस मीन्स हाई इंटरेस्ट, ठीक है। इन द कंपनीज इंपैक्ट ऑन देयर नेबरहुड्स, क्या कंपनी का इंपैक्ट ऑन नेबरहुड, उसमें उसका हाई इंटरेस्ट है। सर हाई इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, हाई पावर है, फील आएगा, समझ में आया? नहीं, समझ में तो नहीं आया। नेक्स्ट जगह पढ़ते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर में क्या बोला है? हु कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ब्रांड परसेप्शन एंड कंज्यूमर चॉइसेस। सर ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। सर वो मेरे को ना मेरा ब्रांड परसेप्शन का इफेक्ट कर सकता है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ब्रांड परसेप्शन। अगर वो उसको इफेक्ट कर सकता है, एक ऐसा फैशन इन्फ्लुएंसर को मैंने रखा है जो मेरा ब्रांड का परसेप्शन का इफेक्ट कर सकता है, तो यार उसका पावर तो बहुत हाई होगा, तभी वो ये चीज कर पाएगा। कस्टमर चॉइस को भी वो इफेक्ट कर सकता है, उसका पावर तो यार बहुत ही हाई है। तो इसका क्या हो गया सर, हमारा फैशन इन्फ्लुएंसर, और ऊपर में भी उसके बारे में फैशन इन्फ्लुएंसर देखो, दे वर नर्चर्ड, उसके बाद वो बोला ब्रांड इमेज के लिए बहुत है, और वो हमारे कटिंग एज में भी लेके जा रहा है, तो हमारा ये फैशन इन्फ्लुएंसर इसका आंसर होना चाहिए। मोरोवर हमारा कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है इसने, कम्युनिटीज के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, फैशन इन्फ्लुएंसर ओनली। हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो बिकॉज ये फैशन इन्फ्लुएंसर हमारे ब्रांड परसेप्शन का इफेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर चॉइस को कर सकते हैं, तो इनका पावर बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इनका इंटरेस्ट रहेगा ही कंपनी में, इनका ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी रहेगा कंपनी में, हमने इनको रखा है, इनका काम है हमें प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे 5 नंबर में। बस सर पहला केस खत्म होने वाला, अंतिम सांसें ले रहा है। द केस हाईलाइट्स वन ऑफ डिजाइन फैब्स कोर competencies contribute significantly to the success in the clothing industry. What specific core competencies emphasized in the given case? ठीक है, कौन सा कोर कंपिटेंसी की बात कर रहा होगा, तो जहां हमने पढ़ना खत्म किया वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज एंड लोकल कस्टमर्स के लिए ट्रांसपेरेंट रहता है, रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन है, वो तो इतना ही लिखा है बस, और कुछ खास लिखा नहीं था, मिल गया। लोकल कम्युनिटी भी मिल गया था, ठीक है। पार्ट नंबर 5 करना अपने, पार्ट नंबर 5 था कोर कंपिटेंसी, हाँ वही मैं देख रहा था। पार्ट नंबर 5 कोर कंपिटेंसी में देखो, डिजाइन फैब्स प्रोग्रेस लेड, उसका प्रोग्रेस कहाँ पे ले है देखो, डिजाइन फैब्स का ट्राई करो खुद से। एबिलिटी ट्रेंड फोरकास्टिंग करना, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉबस्ट वेंडर रिलेशंस, द डिजाइन टीम इंसिस्टेंटली इनोवेटेड टू रिमेन अहेड of evolving fashion trends, allowing them to design collections, resonate deeply customer base, streamline, reduce lead times, ये सब करता है। कोर कंपिटेंसी की बात आ गई ना, ये रही। टाइमली डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग वेंडर रिलेशनशिप्स है, तो ये सारा कुछ होगा नीचे भी देखो यहाँ पे।
एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आया नहीं, तो भूल जाओ। ट्रेंड फोरकास्टिंग, ये रहा ट्रेंड फोरकास्टिंग। ऑटोमोबाइल की बात है नहीं, कोई लग्जरी वॉचेस की बात है नहीं, तो हमारा बात चल रहा है सर किसका, ट्रेंड फोरकास्टिंग का, विच प्लेज ए क्रिटिकल इन फैशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला आंसर तो बी है। सेकंड में इसने ग्रोथ फेस किया है, क्यों? इसने बोला इंट्रोड्यूस ग्लूटेन फ्री, कहाँ लिखा है ऐसा? ये बी के लिए इन्होंने ग्रोथ फेस किया है, बट इसका रीजन समझ नहीं आया। ऐसा ग्लूटेन फ्री वगैरह बोल रहा, इंट्रोड्यूस किया है एज द मार्केट ग्रू, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो मेरे को लगता है इस सेकंड वाला पार्ट को भूल जाओ, इसमें कुछ एरर है मेरे हिसाब से, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात थीम हमारा सही है, इन्फ्लुएंसर सही है, फोरकास्टिंग वाला बात भी सही है। ठीक है, तो हमारे को ये केस पढ़ के ही पूरा का पूरा एमसीक्यू सारे के सारे सॉल्व हो गए सर, कोई भी अलग से एक्सपर्टीज और नॉलेज की दरकार नहीं पड़ी। कैन यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम? यस और नो? आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? द आंसर इज नो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में आपको टेस्ट करेगा आपका डोमेन नॉलेज, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज, आपका सब्जेक्ट मैटर, उसको टेस्ट करने वाला एग्जाम में। इतना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देगा नहीं। कोई एक पार्ट दे दिया तो दे दिया 5 में, लेकिन पांचों पार्ट ऐसे आएंगे नहीं। ठीक है ना, डन है। केस सिनेरियो 2 देखते हैं, इसमें कुछ खास बात अगर होगा तो। सीधा क्वेश्चंस में आओ। हाँ, साथ में हाउ डिड अथीना कॉर्पोरेशन इफेक्टिवली यूटिलाइज मेंडलॉस मैट्रिक्स, वापस आया है, टू मैनेज स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन द पावर एंड इंटरेस्ट, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस। हमारे वो स्टेक होल्डर्स को कैसे करता है, मेंडलॉस मैट्रिक्स कैसे लगाता है। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्टिंग में कहीं लिखा होगा तो बढ़िया है। ये रहा, क्लासिफाइड स्टेक होल्डर्स मिल गया, देखो सेकंड पैराग्राफ में। इन द इनिशियल ईयर्स दे क्लासिफाइड stakeholders based on their power and interest by nurturing important stakeholders like investors, minimizing conflict, company maintained stability, instrumental था during the growth और PLC में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नर्चरिंग की या किसी चीज़ की बात कर रहा है क्या? प्रायोरिटाइजिंग लो पावर दस एडवांसिंग इन्फ्लुएंस, हाँ नहीं, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। देखो बात समझो, एक तो मिल गया सर, बाय नर्चरिंग इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन हुए? हमारे हाई पावर हाई इंटरेस्ट। इन्वेस्टर कौन हुआ? हमारे हाई पावर हाई इंटरेस्ट, उनका पावर हाई है, वो स्टेक ले रहे कंपनी में, इंटरेस्ट ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, तो उनका इंटरेस्ट हाई है। तो हमारे हाई पावर हाई इंटरेस्ट वालों की बात कर रहा है। तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट का कौन है? सर बाय अप्लाइंग स्वॉट स्टेक होल्डर डायनामिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, इसमें स्वॉट लगा रहा है क्या? ये देखो कहीं पे स्वॉट का भी बात मिलता है अगर, तो कहीं पे कुछ स्वॉट वॉट लगा रहा है क्या? पावर एंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट, मेंटल स्टेबिलिटी कर लिया। ठीक है, उसके अलावा कहीं है नहीं। हाई पावर हाई इंटरेस्ट ही मेरे को हिंट मिला है। एज द प्रोडक्ट रिच मेच्योरिटी अथीना में इनोवेटिवली चैलेंजेस सैचुरेशन आ रहा है उसको, वो अलग बात है, बात खत्म, और तो कोई बात है नहीं। तो द आंसर शुड बी मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट एंड नर्चरिंग मिल गया, नर्चरिंग मिल गया, नर्चरिंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट। तो आंसर इज सी। सर बी नहीं होगा, कोई शॉर्ट की बात है नहीं। सर बी होगा नहीं, कोई शॉर्ट की बात तो कर नहीं रहा है। हमें मिल गया हमारा नर्चरिंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स, तो आंसर हैज टू बी सी। डन। केस में से मिला, मैंने यहाँ पे आंसर डाला। कितना इजी है, टफ है नहीं, ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं भी आपके साथ साथ ही कर रहा हूँ, तो ढूंढने में टाइम आपको भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा। और जिन क्वेश्चन में ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा, दिखाऊंगा आपको, आगे आएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट, in which specific phase of PLC did Athena Corporation invest significantly in the R&D? R&D में उन्होंने कब इन्वेस्ट किया वो ढूंढना है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलना चाहिए। As the project reached maturity, सामने से लिख रहा है, ठीक है। However, they decided to innovate, invested heavily in the R&D। मिल गया सर, मैच्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तुरंत ही मिल गया मेरे को अब इसका आंसर, दैट इज मैच्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। डन है, मैच्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, इजीली मिल गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट 3, व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, व्हाट वाज द की अप्रोच अडॉप्टेड बाय अथीना टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस एंड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस? अगेन इसमें भी अब आपको ना जाके केस में ही ढूंढना पड़ेगा। सर सारा आंसर तो केस से इजीली मिल ही रहा है, मेरे को तो मजा ही आ गया। व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, what was the key approach adopted by Athena Corporation to reach a broader audience and adapt a changing market conditions? सर इसका भी ना नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर मिलना चाहिए। ये रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ गया। दे डाइवर्सिफाइड देयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल रिटेलर्स एंड ई कॉमर्स जायंट्स, दिस इनेबल्ड देम टू रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड अडेप्ट। ठीक है,
देखो अब इसमें ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? मिल गया सर। आंसर इज डी, एस्टैब्लिशमेंट विद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद ग्लोबल रिटेलर्स एंड ई कॉमर्स जायंट। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ग्लोबल रिटेलर्स, पार्टनरशिप्स, जायंट, सारा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चल रहा हूँ, और कितना इजी बना दिया आपके लिए। आपने नोटिस किया मैंने केस पढ़ा नहीं, ना ही पहला केस पढ़ा ना ही सेकंड केस पढ़ा। आप मानोगे नहीं, आप मेरे कोई पुराने आंसर्स जाके देखो, आपके एग्जाम क्वेश्चन में भी ना मैं केस बिना पढ़े सॉल्व कर देता हूँ। केस पढ़ना नहीं पड़ता एसएम में, बहुत कम। अगर ऐसा हुआ एकदम ही समझ नहीं आ रहा है तो कोई डीप कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो पढ़ने बैठना। मोस्टली वो पैराग्राफ ढूंढो जहां से वो बात बोल रहा है, पैराग्राफ को रीड करो कुछ लाइंस और आंसर निकाल के आगे बढ़ो। समझ में आई मेरी बात? यस सर, इजी है, बहुत इजी है। यस सर, आगे आएंगे। पार्ट नंबर 4, व्हाट यूनिक चैलेंज डिड अथीना कॉर्पोरेशन फेस इन द टेक इंडस्ट्री दैट प्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू एंट्री। अब अगेन देखो टेक इंडस्ट्री का कुछ बात कर रहा होगा। ये रहा, एग्जिस्टिंग बिग जायंट्स थे इन द टेक इंडस्ट्री में। टू कॉम्बैट दिस दे लिवरेज दे ब्रांड रेपुटेशन। उसको कैसे लड़ा वो बात है। तो हमारा एग्जिस्टिंग बिग जायंट ऑलरेडी है टेक इंडस्ट्री में। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर ऑलरेडी मेरे कुछ बड़े जायंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरा बैरियर टू एंट्री क्या हो गया? हाई बैरियर टू एंट्री। वाई? मेरे ऑलरेडी बड़े प्लेयर है, मतलब हाई कंपटीशन है मेरे पास। तो मेरा क्या हुआ, फेस क्या करेगा टेक इंडस्ट्री में? क्या प्रेजेंट, क्या बैरियर टू एंट्री? हाई बैरियर टू एंट्री। क्या यूनिक चैलेंज है? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। सर ओवर सैचुरेटेड आंसर नहीं हो सकता कुछ बच्चों को ना इसका आंसर ए लगे। विथ टू मेनी कंपिटिटर्स, क्वेश्चन डज नॉट से अबाउट टू मेनी कंपिटिटर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना जानबूझ के एक एक ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूं। अरे क्यों पढ़ूं मैं भला बताओ? आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं फर्स्ट पूरा, जाके केस में उसका डायरेक्ट आंसर मिल ही रहा है, तो क्यों अपने आप को मैं कंफ्यूज करूं बाकी ऑप्शन भी पढ़ के? सोच के देखो, आपको लॉजिकल लग रहा है क्या बात? कि सर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जाके केस में मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, देन व्हाई विल आई अगेन कम डाउन एंड रीड ऑल द ऑप्शंस एंड गेट कंफ्यूज्ड? नो, आई विल नॉट. I know the answer. I am very confident that option is the answer is option C. I will mark it and I will move ahead. ठीक है, समझ में आया? तो आंसर का आंसर होगा नंबर सी। सर एक बार फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ओवर सैचुरेटेड मेरे को दिखा तो मेरे को लगा कुछ लोगों को लगे इसका आंसर ये होगा। गाइस ओवर सैचुरेटेड की बात कर नहीं रहा, कंपटीटर्स ज्यादा है ये बात नहीं बोल रहा। बोल रहा है जो कंपटीटर है वो बड़े कंपटीटर है। मान लो आपको एंटर करना है इन द टेलीकॉम बिजनेस ऑफ इंडिया, तो कंपटीटर कितने हैं? जियो और एयरटेल, वोडाफोन तो ऐसे डूब रहा है, तो मान लो 3 है। सर ये 3 ही कंपटीटर अगर है तो क्या बहुत सारे कंपटीटर हो गए? नहीं, लेकिन बड़े कंपटीटर है हाँ, तो वो वाला बात है। ये बोल रहा बड़े कंपटीटर है। कैसा लगा सर आपको? बढ़िया लगा ना? यस, आगे बढ़ेंगे नाम पर 5। अथिना कॉर्पोरेशन कंडक्टेड अ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बिफोर एक्सपैंडिंग ग्लोबल। ठीक है, विच फ्रेमवर्क डिड दे एम्प्लॉय? कुछ लिया है क्या इसके बारे में? देखते हैं। हाँ दिया है ना, एंटर इंटरनेशनल मार्केट। उन्होंने क्या किया, फर्दर किया उन्होंने कंप्रीहेंसिव एनालिसिस। ठीक है, यूजिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ ब्रांडिंग, कैपिटलाइजिंग और अपॉर्चुनिटी। सर मेरे को कुछ दिख रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है, आपको स्मेल आना चालू हुआ? थ्रेट्स। सर मेरे को ये एस ओ और टी तो दिख गया, मेरे को वीकनेस दिखा नहीं, बट मेरा काम हो गया। आंसर है स्वॉट। आंसर अगर स्वॉट है तो स्वॉट है ये रहा। अब बोलो इजी है कि नहीं है बताओ? आंसर्स देख लेना, आंसर राइट है, एक एक आंसर नहीं मैच करवा रहे। ठीक है, आंसर जो मैं कर रहा हूँ राइट ही होंगे। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। और बाई चांस अगर कहीं पे मिसमैच होगा तो अपने बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन है। सर इजी था कि नहीं वाला पार्ट? देखो स्वॉट सर एकदम इजी है। इससे इजी क्या देगा बोलो? खुद सोच के देखो सर, इससे इजी कुछ देने को रह गया है? नहीं सर, कुछ नहीं रह गया है, एकदम बढ़िया से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में आएंगे, केस नंबर 3 में। ठीक है, नीचे आ जाओ सीधा क्वेश्चंस में। बड़ा बड़ा केस है, बिना पढ़े आराम से सॉल्व हो रहा है। हाउ डिड रचिनी ग्रुप कंट्रोल क्वालिटी एंड कॉस्ट इन दिस स्पाइस बिजनेस? उनका स्पाइस बिजनेस में उन्होंने कैसे क्वालिटी और कॉस्ट को कंट्रोल किया? अब अगेन वापस केस में जाएंगे, सेम चीज। ठीक है, अगेन केस में जाएंगे। रचनी ग्रुप क्लियर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम इट्स इंसेप्शन वाज टू बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन द स्पाइस इंडस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? स्पाइस और उसका क्या काम किया? कंपटीशन ना, नहीं, कंट्रोल क्वालिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, क्वालिटी एंड कॉस्ट पे कैसे काम किया? हाईएस्ट क्वालिटी, देखो यहां लिखा है हाईएस्ट क्वालिटी टू द होम्स एंड बिजनेस, दिस अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब रेजोल्यूट
एकदम फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अलाउ देम टू देमसेल्फ ट्रस्ट ब्रांडेड डिफाइनिंग, ठीक है। द कंपनी अंडर स्ट्रिक्ट स्टूवर्डशिप एम्फसाइज्ड, क्या इन्होंने एम्फसाइज किया, क्वालिटी कंट्रोल में, अडियर टू कोर वैल्यूज, डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू बिजनेस। बस और तो कोई बात नहीं कर रहा, पैकेजिंग की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं ऐसा कुछ है क्या आंसर। प्रोसेसिंग फर्टिलिटीज, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ह्यूमन रिसोर्स, वर्कफोर्स का तो कोई बात नहीं कर रहा, ए नहीं होगा। प्रोडक्शन का तो उसने कुछ आउटसोर्स नहीं किया, कटिंग प्राइस का भी बात नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी ही होगा सर। और तो कोई बात ही कर ही नहीं रहा ना, है ना। डन है क्या बात, यस सर, इसका आंसर सी, ये रहा, मिल गया। इन्वेस्टिंग इन एक्वायरिंग स्पाइस फर्म्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, एग्जैक्ट आपको आंसर मिल गया। हैप्पी सर, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मिल गया सर, यही तो आंसर है। क्वेश्चन वाला यही वर्ड दे रहा है आपको। और बताओ और क्या करें आपके लिए। नहीं सर, यही आ जाए एग्जाम में तो हम इसी में बहुत खुश हैं। आगे, रचनी ग्रुप्स एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग स्पाइस फर्म्स एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज टू गेन सप्लाई चेन अलाइंस विद, कौन सा, मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क या चैप्टर नंबर 5। मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क याद है ना, सॉफ्ट एलिमेंट्स हार्ड एलिमेंट्स, याद आ रहा है कि नहीं कुछ कुछ, हाँ 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 याद आ रहा है। तो वो सॉफ्ट एलिमेंट्स हार्ड एलिमेंट्स में से पूछ रहा है कि ये जो कंपनी है इसने क्या किया, एक्वायर किया स्पाइस फार्म को और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को। तो ये मेरे को बताओ इससे क्या हो रहा है, इसका सप्लाई चेन में कंट्रोल बढ़ रहा है। ये कौन सा एस में आता है, ये सिस्टम्स में आता है, नहीं। स्ट्रक्चर में आएगा, नहीं। स्टाफ में ऑब्वियसली नहीं, आंसर हैज टू बी स्ट्रैटेजी, इसकी स्ट्रैटेजी है ये इसकी क्या है, स्ट्रैटेजी है सर। सिस्टम्स की तो कोई बात नहीं करा, स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज किया नहीं उसने, और स्ट्रक्चर वही का वो है। स्टाफ में कोई चेंजिंग किया नहीं किया है सर, सिस्टम जो चल रहा है वैसा का वैसा है सर। इसने क्या किया, स्ट्रैटेजी लगाया है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, मेरे को फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। डन है। हाउ डिड रचनी ग्रुप, कितना इजीली हो रहा है और कितना फटाफट हो रहा है, देख रहे हो। 5-7-8 मिनट में एक एक हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो जा रहा है, एक एक केस स्टडी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। हाउ डिड रचनी ग्रुप गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एज इन द एक्सपेंशन एफर्ट्स, कैसे रचनी ग्रुप को मिला एक कंपेटिटिव एज इन द एक्सपेंशन एफर्ट, सोच के देखो। वापस पढ़ना पड़ेगा सर केस स्टडी, कोई उपाय नहीं है। ये रहा, मार्क करेंगे आपके लिए, कलर लेते येलो। क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल से दिस क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज, यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज की बात कर रहा है। उसके अलावा और क्या बोला है, एज द रिजल्ट एक्सपेंशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, पॉजिटिव कैश फ्लोस आए, बहुत बढ़िया बात है। इसमें तो और कुछ नहीं दिया। इन द क्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन, ये वाला पढ़ते हैं। रचनी ग्रुप फॉर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेज विद इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस एंड रॉयल फैमिलीज, ठीक है। इन दोनों को मिला के मिल रहा है क्या आंसर, मिल गया। तो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस का बात लिखा था ना कहीं पे, इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और मिलने का बात कहीं तो लिखा है। ये रहा, मिल गया ना, ये रहा, देखो यहाँ पे आंसर है, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको पिंक से, हाँ। फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, दिस इज द आंसर जो पिंक से मार्क किया। सर क्या बात कर रहे हो आप, सब पैराग्राफ टू पैराग्राफ बस जाए जा रहे हो और आंसर मिलते जा रहा है। मैंने बोला हाँ, आपको बस एक पैराग्राफ के बाद अगला, मैंने क्या बोला था आपको याद है वीडियो के स्टार्टिंग में, इस टाइप के क्वेश्चन फिर क्या करता, पिछला वाला जो आपका सेट था ना, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब में, अगर किसी को देखना तो वो भी देख सकता है। उसमें भी उसने यही चीज़ की है, मतलब इतना समय बाद, इतना एडवांसमेंट आने के बाद, एआई आने के बाद भी उसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सेम है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आया है अभी भी। वो केस टू केस जाओ, पहला केस पहला आंसर, सेकंड आंसर सेकंड पैराग्राफ थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू फोर्थ पैराग्राफ, ऐसे चल रहे हैं अपने। बताओ, मतलब सीए स्टूडेंट्स होने के बाद भी, सीए इंटर का एग्जाम देने के लेवल पे आने के बाद भी अपने को ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। The strategic alliances with royal families and politicians most likely helped रचनी ग्रुप reduce the threat of, क्या, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको मारेंगे स्टार। एक स्टार बहुत है, 2 स्टार डिजर्व नहीं करता, 1 स्टार बहुत है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक सेकंड लूंगा और मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। अगर केस में दिखाऊं तो ये कौन सा पैराग्राफ का पार्ट है, इसी पैराग्राफ का पार्ट है, ठीक है। द ग्रुप डाइवर्सिफाइड किया, अलग सेक्टर में सीकिंग किया, बहुत बढ़िया बढ़िया बात इसने लिखा है। और तो कुछ है नहीं इसमें, अगला पैराग्राफ से तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं। बैकलैश हुआ उसका सक्सेस के पीछे, वर्सनिंग इनकम इनक्वानिटी, ठीक है वो अलग बात है। डन है, हाँ गाइज, यहीं पर ये जो है आंसर मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। साथ में देखो, हाँ सॉरी, हाँ
कंपनी ने क्या किया था, हमारा रचिनी ग्रुप ने क्या किया था, रचिनी ग्रुप ने क्या किया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया था रॉयल फैमिलीज और पॉलिटिशियंस के संग। उससे कौन सा थ्रेट उसका घटेगा, कौन सा थ्रेट उसका घटेगा, बताएंगे कोई? सर उसने क्या किया, मैंने ना कोई नया मार्केट में एंटर करना है, मेरे को नया मार्केट, जैसे जेएसडब्ल्यू है ना, जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील एंड जिंदल साउथ एंड वेस्ट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप सज्जन जिंदल वाला, उसको इंडिया के ऑटोमोबाइल में एंटर करना था, ठीक है। उसने क्या किया, उसको पता है कि इंडिया के ऑटोमोबाइल में, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको पता है इंडिया के ऑटोमोबाइल में एंटर करने में बड़ा दिक्कत है। वाई? अभी एग्जिस्टिंग मारुति खड़ा है, हुंडे खड़ा, टाटा मोटर्स खड़ा, महिंद्रा खड़ा है, बड़े बड़े चार जायंट तो ऐसे ही खड़े हैं, साथ में वो स्कोडा फोर्ड वगैरह 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 छोटे मोटे प्लेयर अलग है। उस कंपटीशन में उसको एंटर करना पड़ता, तो उसने बोला कि यार, और एमजी भी था, एमजी हेक्टर भी आ चुका है ना, एमजी हेक्टर है, एमजी मॉरिस गराजेस। तो उसने बोला यार ऐसे करने से अच्छा ना मैं क्या करता हूँ, मैं एमजी के संग पार्टनरशिप कर लेता हूँ। तो मॉरिस गराजेस के संग जेएसडब्ल्यू की पार्टनरशिप हो गई, एंड अब वो मिलके गाड़ी लाएंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया सर? वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है सर? एक अलायंस या पार्टनरशिप करने से मेरा क्या बच जा रहा है, कौन सा थ्रेट कम हो जा रहा है सर? सर मैं तो एक नया एंट्रेंट था ना, मैं तो एक नया एंट्रेंट था, मेरा कौन सा बचेगा सर? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मेरा सेव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? इंडस्ट्री की राइवलरी तो एज इट इज़ रहेगी, सब्सिट्यूबल प्रोडक्ट्स की मेरी कोई थ्रेट कम होनी नहीं है, बार्गेनिंग पावर बायस कोई रिलेशन है ही नहीं। डन है। तो ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा अच्छा था, आपके कोर्स का क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, बाकी तो अभी ऐसे ही चल रहे हैं। वॉट वॉज रजनी ग्रुप्स इनिशियल विजन? स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग ऑफ द केस में, व्हेन इट वाज फाउंडेड, जब वो बना तो उसका विजन क्या था, देखो उसका सपना क्या था। आहा हा, क्या वर्ड बोला मैंने, उसका सपना क्या था? जैसे आपका सपना है सीए बनना, फाउंडेड विद अ ड्रीम, ओहो, टू बिकम द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्पाइसेस टू किचन्स वर्ल्ड वाइड। बस ये उसका सपना है, तो यही आंसर है। देखो ऐसा कुछ होगा आंसर में भी, मिल गया। रेड से मार्क कर रहे हैं ना। टू बिकम द लीडिंग प्लेयर इन द स्पाइस ट्रेड इंडस्ट्री, से पब्लिक जाने का ऑब्वियसली सपना नहीं है, फिलॉन्थ्रोफी काम का सपना हो नहीं सकता, डाइवर्सिटी क्विकली अनलिमिटेड बिजनेस का सपना है नहीं, बात खत्म। आंसर हैज टू बी इजी है। विजन का मतलब आपका सपना क्या है, व्हाट इज योर विजन? आप जो वीडियो देख रहे हो, आपसे बात कर रहा हूं, आपका विजन क्या है बताओ जोर से। सुनाई दे रहा है मेरे को? बताओ जोर से। सर मेरा विजन है सीए बनना, सर मेरा विजन है सीए बनना, अपने मम्मी पापा के आंखों में एकदम खुशी खुशी लेके आना। सर ये आपका विजन है, समझ में आ रही? आपका सपना है, तो वही सपना क्या है इस कंपनी का, वो आपको देना है, दैट इज द आंसर इन विजन। डन है। आगे बढ़े दूसरा केस में, केस 4 में आते हैं। चलो केस 4 क्या बोल रहा है? इजी लग रहा है ना? अभी तक कुछ टफ नहीं लग रहा ना? हाँ सर ऐसे इजी लगेगा, बिना केस पढ़े आपको करवा दे रहे, इससे बेसी इजी क्या होगा? अब एक एक पढ़ के दो दो पन्ने का केस स्टडी दिया है, क्यों पढ़े बताओ? कोई नीड है? नहीं। कोई ऐसे रियल केस स्टडी भी नहीं है कि कुछ सीखने मिले है, ये है भी सब फिक्शन है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? द बिजनेस थ्रू प्राइवेट एयरवेज, द बिजनेस थ्रू प्राइवेट एयरवेज इज एट विच फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बस तो भैया ये फिर से अपने को जाना पड़ेगा केस में। देखो प्राइवेट एयरवेज कहीं दिख रहा है क्या? प्राइमो न्यू लॉजिस्टिक्स तो कंपनी का नाम है, उसका ऑपरेशनल से ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ये रहा प्राइवेट एयरवेज तो दिख गया मेरे को, आपको दिखा? ये रहा। हाइवर, अच्छा, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द बिजनेस थ्रू एयरवेज। प्राइवेट एयरवेज में क्या है? शार्प डिक्लाइन है, खुद ही क्वेश्चन सामने से दे रहा है। मेरे को लगा ये एयरवेज का बिजनेस है तो ग्रोथ का होगा, लेकिन नहीं, चलो आंसर डिक्लाइन है, ठीक है। तो हमेशा केस पढ़ के आंसर देना, ठीक है ना? ये एकदम अपने को होशियारी नहीं दिखाना बेसी, कि यार बिना केस पढ़े केस स्पेसिफिक आंसर भी देने लग जाए। ये तो केस स्पेसिफिक आंसर हुआ ना, वो तो केस पढ़ के दोगे। टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट कंपटीटर इज नोन एज, गाइस ये मैं ऐसे बता सकता हूं, ये मैं ऐसे बता दूंगा, ये आपको केस का क्वेश्चन ही नहीं है। विच इज द टूल, वर्ड ये टूल है, टूल वर्ड से भी हिंट आता है, पहला बात तो। सेकंड, आइडेंटिफाई क्या करना है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट कंपटीटर्स। कोई एक ऐसा टूल होता था ना, याद आ रहा है क्या? मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत बार, जो आपने अगर रिवीजन मैराथन मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, हमारे क्लासेस लिए होंगे अगर, तो सर उसमें मैंने आपको क्या बोल रखा है? सर स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कंपटीटर के एनालिसिस कौन करता है? सर एक बड़ा सा गोला बनता था, एक छोटा गोला बनता था, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? गोला से रेवेन्यू प्लॉट होता था, अलग अलग उनका क्या बिजनेस था, उस हिसाब से अपने क्लासीफाई करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या टूल था ये? हमें बोलने इसका आपको शॉर्टकट दिया था आई पैड, मैंने इसका शॉर्टकट दिया था आई पैड, के पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको प्लॉट करो, फिर एसेस करो, फिर ड्रॉ करो। सर ये है हमारा स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, इजी है। यस सर। हाँ सर याद भी दिला दिया आपने, थैंक यू सो मच।
द स्ट्रैटेजी बीइंग फॉलोड बाय पीएनएल क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक चीज खास दिख रहा है, इस क्वेश्चन में एक खास चीज दिख गया मेरे को यहीं पर ही। भूल जाओ स्ट्रैटेजी की क्या बात करें, एक बार यहाँ पे इस ऑप्शंस को देखते हैं बस, ठीक है। आपको एग्जाम के लिए बहुत काम की सब ट्रिक्स बताता हूँ। ये वीडियो देखने का मतलब ये कुछ टिप एंड ट्रिक सर से मिल जाए तो, है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो होशियार बच्चा होगा पकड़ लेगा मेरी बात एक बार में। पहले आपको हिंट दे रहा हूं, खुद आप लोग ट्राई करो समझने का। द स्ट्रैटेजी बीइंग फॉलोड, क्या स्ट्रैटेजी देखते, एक मिनट रुको तो। अडेप्टिव स्ट्रैटेजी है, प्रोएक्टिव है, सर रिएक्टिव है, या तो ब्लेंड है दोनों का। ब्लेंड क्या हुआ, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना। सर ब्लेंड तो रुक जाते हैं, पता नहीं है, प्रोएक्टिव पता नहीं है, लेकिन मजे की बात मालूम है क्या सर, अडेप्टिव और रिएक्टिव सर दोनों तो सेम होता है। ओ सर, अडेप्टिव और रिएक्टिव तो सेम होता है, मैंने बोला हाँ सेम होता है। सर अगर ये दोनों सेम होता है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, दो ऑप्शन थोड़ी ना होता हमारा। स्मार्टली आपने कैसे एलिमिनेट कर दिया, पता चला ना अभी आपको। सर आपको दिख गया कि अडेप्टिव और रिएक्टिव दो आंसर तो हो ही नहीं सकते, दोनों तो सेम है। अगर मैं आपको एग्जाम में, ऐसा ना किसी एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं आपको, ऐसे किसी एग्जाम में भी पूछा था। अभी आपका क्या आ गया, सितंबर का एग्जाम में शायद ये चीज आया था, ठीक है ना। सर ये अगर मैं अडेप्टिव मार्क करता हूं, ठीक है, केस पढ़ के किसी को फील आया ये अडेप्टिव है, बहुत बढ़िया बात है, फील आ सकता है। मेरा क्वेश्चन उस स्टूडेंट से ये है कि भाई रिएक्टिव क्यों नहीं होगा, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा सर, या तो फिर ये दोनों में से कुछ भी मार्क करो आंसर राइट है, ये वाला पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सही नहीं है, ये आईसीआई की गलती अगर हो गई तो ये चीज पास होगा। अरे अपने को पता है अपने एमसीक्यूज में 4 में से 1 राइट होता है। अब आईसीआई कभी कभी गलती है, क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि 2 आंसर राइट हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में ये दोनों हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में अगर ये दोनों सेम चीज है ना, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं होगा, फिर बी या डी में से एक होगा। बाकी केस पढ़ के तो आंसर मिलेगा ही। मैंने तक आपको एक हैक बताने के लिए बोला ये चीज, ठीक है। केस पढ़ते साथ में, ब्लू से ही पढ़ते हैं। कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू एसेट, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया चुपचाप। एसेटेन द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज हैविंग द सिमिलर कंपेटिटिव अप्रोचेस। कंपनी को क्या करना है, एसेटेन करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना। कंपनी को खुद से ये चीज का शौक आ रहा है, ठीक है। उसका इंटेंट क्या, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट और द वीकेस्ट प्लेयर्स थ्रू कंपेटिटिव लैंडस्केप, जिसको हमने अभी आईपैड दिया, ठीक है। मतलब हमने हमारा का स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग आया। Once the market position is ascertained, company would like to modify its strategy to adapt. ओ सर ये अडेप्ट करने की बात कर रहा है, मतलब अडेप्टिव स्ट्रेटेजी या रिएक्टिव स्ट्रेटेजी तो होगा ही होगा। खास बात किसी को स्टार्टिंग में दिखना चाहिए था, कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स, मेरा वॉन्ट ये है, क्या है, एसरटेन करना मार्केट पोजीशन। सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये मैं प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा हूं, ये मैं प्रोएक्टिवनेस दिखा रहा हूं अपना। मैं सामने से क्या कर रहा हूं, एसरटेन कर रहा हूं मार्केट पोजीशन, स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग खुद से लगा रहा हूं मैं। सो सर इसका आंसर इज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ये एक ब्लेंड है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का, क्योंकि दोनों की बात आपको केस में दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, ब्लेंड करने का भी आपका आंसर बनता है, ठीक है। आगे बढ़े। रिलेशनशिप बीइंग कंसिडर्ड बिटवीन पीएनएल एंड सीएमपी इज इंडिकेटिंग व्हाट। पीएनएल और सीएमपी देखना पड़ेगा, अब क्या है सीएमपी क्या है, देखो ये रहा सीएमपी मिल गया, कहाँ है ये रहा सीएमपी, क्या है सर, मेरा कंपनी का नाम है कार्गो मूवर्स पीएलसी, मतलब नहीं अपने को सीएमपी चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो ये रहा, पीएनएल एंड सीएमपी वुड लाइक टू डेवलप क्लोज एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। ध्यान से, हाँ वर्ड क्या यूज किया इसने, ध्यान से, वो यूज कर रहा है, क्लोज भी है और कोलैबोरेटिव भी है, हम दोनों मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ध्यान देना। Where both will continue to maintain their respective independent existence। सर हम दोनों मिलके एक कंपनी नहीं बन रहे, हम दोनों मर्ज नहीं हो रहे, इसका मतलब तो क्लियर है, मेरा और तेरा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्लियर हुआ क्या सर, इसी लाइन से आंसर मिल जाएगा, इसी लाइन से आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, दोनों जन कोलैबोरेट कर रहा है, हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है क्या, मर्जर एक्विजिशन तो है ही नहीं। पहली बात तो यहीं पर क्लियर है, मर्जर एक्विजिशन तो बहुत इजीली है कि नहीं है।
वर्टिकल इंटीग्रेशन या हॉराइजॉन्टल इंटीग्रेशन का कुछ बात हो सकता है क्या सर? वर्टिकल या हमारा हॉराइजॉन्टल क्या है सर? हमारा ये इंटीग्रेशन है वर्टिकल या हॉराइजॉन्टल, ठीक है। दोनों जन अपने अपने कोर कंपिटेंसीज को बैक कर रहे थे, क्वेश्चन में लिखा है कोलाब। अच्छा ये भी क्या है हमारा अच्छा देखो देखो एक ध्यान से, पीएनसी इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है सर। मेरा सीएमपी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, दोनों सेम बिजनेस में है, सेम पोजीशन पे है इन द वैल्यू चेन। एकदम ध्यान से देखेगा, एक साथ दोनों चीज देखो एक बार, सब कुछ भूल जाओ, सब चीज मिटा देता हूँ। अब मैं जो मार्क करूंगा वही मैं चाहता हूं आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। अच्छा था फिर भी साथ में देखो सर, मेरा पीएनएल जो कंपनी है ना दैट इज इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर मेरा जो सीएमपी है वो भी क्या है? ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स। सर अगर दोनों ही ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड है, दोनों ही अगर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है, तो भाई दोनों तो मेरे सेम पोजीशन में है इन द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब पता है आज के दिन में सबको कि सर हमारा क्या वैल्यू चेन है, पूरा हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर तक जाने तक जितने भी स्टेप्स आते हैं वो क्या है? वैल्यू चेन्स होते हैं, हमारे अलग अलग वैल्यू चेन है वो सब। तो वैल्यू चेन में गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना एक वैल्यू चेन का पार्ट है। सर गुड्स कहीं से बना होगा, बन के अब कहीं पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर कहीं जाके उसको कोई बेचेगा, कहीं से बिकेगा कुछ, वो अलग पार्ट है वैल्यू चेन का। लेकिन अभी ट्रांसपोर्ट करने वाला पोजीशन तो दोनों जन वहीं खड़े हैं। तो सर ये तो दोनों जन अगर मिल भी रहा है तो दोनों का बिजनेस सेम है, तो दोनों जन हॉराइजॉन्टल या वर्टिकल वाला पार्ट में तो है ही नहीं सर। हॉराइजॉन्टल तो हो ही नहीं सकता, वर्टिकल भी नहीं है। तो सर आंसर हैज़ टू बी मेरा स्ट्रैटेजिक अलायंस। समझ में आया? लॉजिकली समझ में आया ये वाला पार्ट? यस। आगे बढ़ते हैं। हमारा मार्केटिंग टीम का कोई एक्टिविटी है उसको क्या बोलेंगे? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, पार्ट 5B। मार्केटिंग टीम का एक्टिविटी देखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ आ जाओ। In line with the business principle, the team is also focused on best long run performance of the marketing system. उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर प्लानिंग टू रोप इन वेरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनको भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जिससे क्या करना है? क्रिएट अ ब्रांड इमेज विद कस्टमर ओरिएंटेशन एंड स्प्रेडिंग अ वर्ड अबाउट इट्स डिस्टिंक्टिव सर्विसेज टू प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। सर कस्टमर ओरिएंटेड इज अ की वर्ड, आई कैन से कस्टमर ओरिएंटेड इज अ की वर्ड। वन मोर कीवर्ड वाज बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, ब्रांड इमेज, ये सब हमारे कीवर्ड्स है, ठीक है ना सर। ये जो तीनों कीवर्ड है इससे आपको देख के आंसर निकालने का ट्राई करना है। मेरे को पता है मार्केटिंग वाला एरिया आपको तकलीफ देता है, मेरे को समझ में आता है, मेरे को पता है आपको मार्केटिंग नहीं याद होता, तो एक बार क्विकली पहले रिवाइज कराएंगे आपको। मैं चाहता हूँ पढ़ाई अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि सर केस करते गए केस करते गए, हाँ ठीक है, लास्ट में लगा कि ठीक है उतना मज़ा नहीं आया। नहीं, मज़ा आएगा वीडियो में, पूरा मज़ा आएगा पूरा वीडियो में, आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। सर हमारा रिविजन भी हो रहा है। स्टार्ट करते किससे? सिंक्रो मार्केटिंग से स्टार्ट करते, नीचे से, ठीक है सर। सिंक्रो मार्केटिंग क्या हुआ? मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से बस काम हो जाएगा। मूवी टिकट, मूवी टिकट, बस आपको एक अच्छा तरीका बताओ मार्केटिंग को याद रखने का। कोई भी मार्केटिंग का रट्टा लगा के नहीं चला जाना सर। मार्केटिंग का हर मार्केटिंग का रट्टा लगा के चले गए नहीं। मार्केटिंग में आपको आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, कि व्हाट इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग, व्हाट इज सिंक्रो मार्केटिंग, नहीं पूछता है। 10 में से 9 बार नहीं पूछता है। इसका स्मार्ट तरीका है हर मार्केटिंग एक एक एग्जाम्पल समझ के जाना, बस कि हर मार्केटिंग एक एग्जाम्पल मेरे को पता है, अब मैं वो एग्जाम्पल के थ्रू इस मार्केटिंग को याद रख सकता हूं, समझ सकता हूं, एग्जाम में आया तो रिलेट करके लिख भी पाऊंगा, और केस स्टडी वगैरह एमसीक्यू में आ गया तो मैं उस लॉजिक से अप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। मैंने लॉजिक लगाया मूवी टिकट का, मैंने ऐसे याद रखा है, मैं खुद का बता रहा हूं, मैंने भी ऐसे याद की है। मूवी टिकट क्या है? मूवी टिकट से मेरे को याद होता सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। मूवी टिकट मेरे को पता है यार, मेरे को ना वीक डेज में सस्ता मिलता है, मॉर्निंग शो और सस्ता मिलता है, वीकेंड में महंगा मिलता है, इवनिंग शो तो और महंगा मिलता है। सर ये क्या है? सिंक्रो मार्केटिंग है, डायनामिक प्राइसिंग लगाना, ये हमारा सिंक्रो मार्केटिंग का पार्ट है। सर हमारा इस क्वेश्चन में सिंक्रो मार्केटिंग का तो है नहीं आंसर, बात खत्म, तो ये आंसर है नहीं, डन है। सर डिफरेंशियल मार्केटिंग कुछ हो रहा है क्या? कुछ डिफरेंशियल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने, कोई नया चीज कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंशियल मार्केटिंग की तो बात है नहीं, डिफरेंशियल मार्केटिंग भी नहीं है सर। इजी है डिफरेंशियल मार्केटिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑगमेंटेड मार्केटिंग में आओ, दिक्कत का एक और, सॉरी क्रॉस क्यों कर दिया। ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या बोलता है? सर होटल प्लस कार सर्विस,
मैं गया, पता है, मैं गया घूमने के लिए, मैं गया घूमने के लिए, मैं गया बैंगलोर घूमने, पता है आपको, मैं काम से एक बैंगलोर गया था, मैंने एक होटल में चेक इन की। मैंने एक होटल में चेक इन की। उसने अपना प्रमोशन ऐसे किया था, उसने अपना मार्केटिंग ऐसे किया था कि मेरे को मजबूरन उस होटल में चेक इन करना पड़ा। क्यों सर, ऐसा क्या बात हो गया? उसने मार्केटिंग में मेरे को बोला, आपको मालूम है ना बैंगलोर का एयरपोर्ट बहुत दूर है, बहुत आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, मतलब सिटी से बहुत दूर है, बाकी शहरों में ऐसा नहीं है मोस्टली। बैंगलोर में, इवन बॉम्बे में भी इफ आई रिमेंबर थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है, पुणे में ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे होटल में क्या हुआ, होटल वाले ने अपना मार्केटिंग ऐसा किया कि मेरे अगर होटल में आप रहते हो ना, मैं आपको फ्री कार सर्विस दूंगा एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप। मेरे को लगा बहुत इंटरेस्टिंग। आपको हजार हजार रुपये कार गाड़ी का कैब का भाड़ा लगता है, मालूम है, एयरपोर्ट से होटल तक जाने का बैंगलोर में, सिटी तक जाने का 1000 रुपये कैब का भाड़ा है। हजार मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपको, तो सोच कर देखो, एक तो फ्लाइट का टिकट आदमी बियर करे, हजार हजार जाने का आने का 2000 रुपये, और यहाँ पे ट्रैवल का बस कैब का बियर करे, तो वो तो चुभता है। तो मेरे को जब ये दिखा है ना, तो मैं थोड़ा सा लालच में आ गया और मैंने ना ये वाला होटल बुक कर लिया। सर होटल का नाम मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं बता रहा होटल का नाम, ठीक है। सर ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग है क्या? सर हमारा केस है क्या ऑगमेंटेड मार्केटिंग का है? आपको याद हमेशा रहेगा ऑगमेंटेड मार्केटिंग इस एग्जांपल से, कि कुछ एक एक्स्ट्रा सर्विस देना। सर मैं तो कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे ही नहीं रहा, मैं तो बेस्ट लॉन्ग रन में हूँ, ठीक है, मैं ब्रांड इमेज बना रहा हूँ, कस्टमर ओरिएंटेशन में हो, तो मेरा ये भी आंसर नहीं है। तो मेरे को समझ में आ गया, आंसर इज एनलाइटेंड मार्केटिंग करना। एनलाइटेंड मार्केटिंग के 5 प्रिंसिपल्स होते थे, ये सब याद रखना पड़ेगा सर। ये हमारे कस्टमर ओरिएंटेशन के संग काम रह में रहना, बहुत अच्छा लॉन्ग रन परफॉर्मेंस पे जाना, ये सब उसके प्रिंसिपल्स ही के पार्ट है, ठीक है। ये हमारा एनलाइटेंड मार्केटिंग है कि एक अच्छा मार्केटिंग करना, कि कस्टमर का एक ओवरऑल उसको वैल्यू देना हमारे प्रोडक्ट से, दैट इज एनलाइटेंड मार्केटिंग। तो ये आंसर है एनलाइटेंड मार्केटिंग का। समझ में आई क्या? टाइम लिया मैंने 2 मिनट, लेकिन समझ में अच्छे से आया होगा। डन। सर हमारा खत्म हो गया सर, 4 खत्म हो गया, 40% हमने आज का टारगेट अचीव कर लिया। चलिए 50% करते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। केस 5, ठीक है, आ जाओ। मिस्टर अजय ड्रेम्ट, सर मैं तो ड्रेम्ट देख के आंसर मेरे को सुगंध आ रहा आंसर का, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एबीसी इंडस्ट्रीज इनटू ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट। एक बार देखे। हम्म, अजय है ये। अजय ने क्या किया, उसने क्या किया, एक सपना देखा, ड्रीम किया, क्या, टू ट्रांसफॉर्म टू ए ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट। ये आपको केस से उठा के ही पूछ दिया, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड्स केस में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है सर? इसका सपना है, तो मैंने आपको अभी इतना लंबा भाषण देकर समझाया था, विजन होगा, इजी है। आगे बढ़ते हैं। बी, बी मतलब सॉरी पार्ट 2। द सीईओ ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज ने इंकरेज किया है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, मोटिवेशन। आहा हा, इतना अच्छा अच्छा काम है। एक ऐसा लीडर मिल जाए तो मैं तो बोलता हूँ मजा ही आ जाएगा सर। टू कंट्रीब्यूट क्रिएटिवली, दिस लीडरशिप स्टाइल में बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसफॉर्मेशनल। सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये सब तो अपने कोर्स में है ही नहीं, तो भूल जाओ। तो सी और डी तो होगा नहीं, बचा ए और बी। अगर किसी को कंफ्यूज भी होना है तो ए और बी में कंफ्यूज होकर आना एग्जाम में यार। कोई तुक्का भी मारेगा तो प्लीज ए और बी में एग्जाम में तुक्का मारना, सी और डी में तो वेस्ट मत करना अपना गेस्ट को भी, ठीक है। अब ए और बी में भी इजी है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल आदमी बना दे रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इनोवेट करने के आपको मजबूर कर रहा है कि इनोवेशन करो। मजबूर कर रहा है पॉजिटिव सेंस। एक अच्छा पॉजिटिव लीडरशिप इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब क्या, खुद अपने बलबूते वाला, ठीक है, ट्रांजैक्शनल भूल जाओ। ट्रांसफॉर्मेशनल आपको समझ में आया? यस, ट्रांसफॉर्मेशनल इसका आंसर है। मोटिवेट कर रहा है सर, रिस्क टेकिंग के लिए आपको एलिजिबल बना रहा है, आपको इनोवेट करना बता रहा है, और क्या करके देगा बताओ? इजी है, यस। केस पढ़ना पड़ा? नहीं, अभी तक एक लाइन पढ़ा केस में, वो भी दरकार नहीं था, स्टिल मैंने एक लाइन पढ़ा, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट, एबीसी इंडस्ट्रीज बिल्ड कोर कंपिटेंसी। कुछ कोर कंपिटेंसी किसका आया था हमारा? सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल, याद आ रहा है? बाय एम्ब्रेसिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड बिकमिंग अ ट्रेंड सेटर, ठीक है। विच क्राइटेरियन फॉर बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी इज बिंग पोर्ट्रेड इन दिस सिनेरियो? ये आपको केस देखना पड़ेगा। क्या था इस केस में, इस पार्ट में, और क्या बोला? इको फ्रेंडली और बस इको फ्रेंडली को बोला, ठीक है। तो इको फ्रेंडली कहीं पे दिखता है तो मेरा काम थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली पढ़ना पड़ेगा लग रहा है, चलो पढ़ लेते फटाफट। हाँ, ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश, इसके बाद रिटेल स्टोर बट फेल्ड, कम्पीट विद बिग कंपनीज एंड सफर्ड लॉसेस, नियरली गोइंग बैंकरप्ट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट कैपिटल, इको फ्रेंडली मिल गया सर, इको फ्रेंडली मिल गया। मेरा आंसर इसके आसपास मिल सकता है।
इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, उसने उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बाद उसने गिव अप नहीं किया। ठीक है, आपके लिए कितना मोटिवेटिंग बात है ये सोच के देखो। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ही इन्वेस्टेड हिज कैपिटल into manufacturing eco-friendly and sustainable graphics by introducing a new range। सर उसने क्या किया, नया रेंज इंट्रोड्यूस किया ऑफ एपरल्स इन द मार्केट। सर नया रेंज इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, मेरे को कोई बताएगा? ध्यान से सुने मेरी बात आप लोग सब। हाँ सर, नया रेंज इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, कोई मेरे को बताएगा? यस सर, मैं आपको बताऊंगा। नया रेंज इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना जो मार्केट में पहले नहीं था या रेयर था। वो ऐसा चीज मार्केट में नहीं था, तो आंसर हैज टू बी रेयर। हमारी कोर कंपिटेंसी यहां पे रेयर ही होगी, क्योंकि न्यू रेंज की बात वो बोल दिया। समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलेंगे? और तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो और मेरे को कोई हिंट है नहीं। नया बच्चा का उसका बात हो रहा, सब तो दरकार है नहीं, छोड़ दो। तो ये आंसर आएगा हमारा रेयर। अब इसमें भी कंफ्यूजन कहाँ होगा, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल नहीं होगा, भूल जाओ ऑब्वियसली। विच क्राइटेरियन, हाँ ठीक है। तो कौन सा हमारा कोर कंपिटेंसी की क्राइटेरियन की बात कर रहा है? सर नॉन सब्स्टिट्यूटेबल क्राइटेरियन की बात तो कर नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्टली टू इमिटेट की बात वो बोल नहीं रहा, अपने मन से कैसे बोल दूं। वैल्यूएबल की भी बात वो कुछ कर नहीं रहा कि कुछ एक अलग से वैल्यूएबल सेगमेंट कुछ है नहीं, वो बोला कुछ नया मैंने ला, तो वो रेयर के अंदर फॉल करेगा। समझ में आया आपको? यस। नेक्स्ट, हमारे ये चारों क्राइटेरियन क्या होते थे, वो चारों का ये है। आपको एग्जाम में ये 4 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है या 5 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें ये चारों को एलैबोरेट करने लिखने बोलता है। बहुत कॉमनली यानी कि फेवरेट एरिया है आईसीआई का क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट में मेरे संग आएंगे, एबीसी फैशन एंटर्स द इंटरनेशनल मार्केट ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू वेरियस कस्टमर्स। वो ऑफर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है डिफरेंट कस्टमर्स को। ठीक है, अब विच एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट गुड मैट्रिक्स बेस्ट अलाइंस विद दिस सिचुएशन? बताओ, बहुत इजी है ये। मैं आपसे खुद से चाहता हूं आप लोग इसका आंसर दो, खुद से इसका एक आंसर चूज करो यार। आपको पता है ना एनसॉफ का क्या क्या है? एनसॉफ के चार चार थ्रो थे, क्या थे हमारे, याद करो सर। इस पे भी हमने ऐसे 4 बॉक्स बना के भी आपको सिखाया हुआ है, आपको 4 बॉक्स बना के भी बोला हुआ था सर। एक होता था सर मेरा पेनिट्रेशन, एक होता था मेरा मार्केट डेवलपमेंट, एक होता था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक होता था डाइवर्सिफिकेशन। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये क्या था, प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट का सर्विस भी लगाता है क्या, नहीं प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ, सॉरी प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये किसका था, हमारा मिस्टर एंसॉफ का, इगर एंसॉफ। इसके नाम क्या थे, इगर, आइगोर, इगर जो बोलो, इगर एंसॉफ। ठीक है, डन है। ये पर्सन ने ये मैट्रिक्स दिया था। अब इसके हिसाब से क्या था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, मिटा रहा हूं एक बार। हाँ, पेनिट्रेशन का मतलब क्या होगा, ध्यान से। एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। हाँ, हाँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या हुआ सर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेवलप कर लिया, नया प्रोडक्ट हो गया। मार्केट डेवलपमेंट क्या हुआ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट, इसमें मार्केट डेवलप हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू एम। ठीक है, पी और मी मतलब, पी मतलब प्रोडक्ट, एम मतलब मार्केट। आपको खुद लिख रहा है कि एबीसी फैशन बोल के कुछ है, वो एंटर कर रहा है, वो घुस रहा है, मतलब नया मार्केट का बात कर रहा है। इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्या मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ऑफरिंग क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट टू वेरियस कस्टमर्स। तो ये न्यू प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट हो गया, तो आंसर इज डाइवर्सिफिकेशन। ओ यस, ऐसे ही होगा सर, इजी है, आसान है, जोर से बोलो सर। हाँ आसान है, दिख रहा है, कहीं पे टफनेस न की बात है ही नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। आगे आएंगे, एबीसी इंडस्ट्रीज लॉन्चेस सीडी टेलीकॉम टू एंटर अ न्यू बिजनेस सेक्टर इन द telecommunication industry offering high quality data services and plans at affordable rates। सर वो क्वालिटी भी अच्छा दे रहा है, ठीक है, नया अच्छा क्वालिटी भी दे रहा है, रेट भी कम ले रहा है। कौन सा स्ट्रेटेजी लगा रहा है बताएगा, कोई बताएंगे?
कोई बताएगा कौन सा स्ट्रैटेजी लगा रहा है सर? सर वो रेट उसका कम है, रेट उसका कम है, क्वालिटी उसका ज़्यादा है, क्वालिटी उसका का अच्छा है और रेट उसका कम है सर। ये मेरा बेस्ट कॉस्ट हो गया, बेस्ट केस हो गया ये सर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर क्या होता था? डिफ्रेंसिएशन बोलता था कि रेट को भूल जाओ, रेट गया भाड़ में, रेट गया क्रॉस, सिर्फ प्रोडक्ट मेरा अव्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट मेरा नया होना चाहिए। देखो ना, नया बिजनेस में एंटर कर रहा है वो, तो प्रोडक्ट मेरा नया, प्रोडक्ट नया होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। कॉस्ट लीडरशिप बोलता भाई मेरे को रेट ही सब कुछ है, प्रोडक्ट से मेरे को मतलब नहीं है, प्रोडक्ट मेरा थोड़ा सा कम भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट मेरा थोड़ा सा कम भी होगा तो भी चल जाएगा। बेस्ट कॉस्ट बोलता भाई रेट भी मैं अच्छा देता हूं और प्रोडक्ट भी मैं आपको बढ़िया दे रहा हूं। तो हमारे लिए, और फोकस मतलब क्या हुआ? तो कुछ भी, किसी भी एक को फोकस करने को अपने फोकस बोलते हैं, तो फोकस छोड़ दो। अब सर ये हमारे लिए एज द कस्टमर हमेशा बेस्ट क्या होता है? वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरे को बेस्ट कॉस्ट मिल जाए। मैं बोलता हूँ ना, आप लोग मार्केट में जाके बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट में मैं ये आईफोन लेके आया, सर मेरे को रेट भी अच्छा मिल गया, मेरा प्रोडक्ट भी मेरे को बढ़िया मिल गया, मेरा बेस्ट कॉस्ट में मैं आईफोन लेके आया। समझ में आया आपको बात? ये बेस्ट कॉस्ट अपने हमेशा चाहते हैं। तो ये बेस्ट कॉस्ट हमारा कहाँ पे आएगा सर? इस क्वेश्चन में वही आंसर होगा, वाई। ये ए मार्क कैसे हो गया? हाँ, मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। वाई? देखो ना, वो हाई क्वालिटी डेटा दे रहा है और अफोर्डेबल भी दे रहा है, तो आंसर हैज़ टू बी सी। सर ये मेरा पांचों केस हो गया, पांचों एमसीक्यू हो गया बिना केस को देखे भी, ठीक है। समझ में आया आपको? एग्जाम में भी यही करना है सर। एग्जाम में तो हमको डबल श्योर होना होगा ना, हम केस पढ़ेंगे तो क्या केस पढ़ने से डबल श्योरिटी आ जाएगी? केस में क्या ऐसे आंसर लिखा हुआ रहेगा, कंसेप्चुअल वाले आंसर्स भी नहीं नहीं रहने वाले हैं। केस पढ़ के टाइम ही वेस्ट होगा, ना ही नॉलेज बढ़ रहा ना ही कुछ हो रहा, तो क्या करोगे? स्टोरी पढ़ के, स्टोरी पढ़ना तो घर आके एग्जाम दे के पढ़ना आराम से, ठीक है ना। आधा खत्म हो गया, नेक्स्ट हाफ करते, 1 घंटा लगा, नेक्स्ट 45 मिनट्स में टारगेट करें, खत्म हो जाएगा। पार्ट 6, केस स्टडी 6, रॉयल पेन्स अ सेंचुरी ओल्ड ब्रांड, 100 साल पुरानी कंपनी है, बिगैन लूजिंग रेलेवेंस। बहुत खराब लगता है इतनी पुरानी कंपनी अगर अपने रेलेवेंस छोड़ती है तो। एज द मार्केट एम्ब्रेस्ड मॉडर्न डिजिटल राइटिंग टूल्स, जैसे कि सर जिस पेन से आप लिख रहे हो ना उसी पेन की बात कर रहा है, हाँ मालूम है मेरे को। ये जो मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ इस पेन की ही बात कर रहा है कि आजकल ये मॉडर्न डिजिटल राइटिंग टूल आ गए हैं। रॉयल पेन जैसा पुराने ज़माने का अच्छा अच्छा जो पेन होता था वो आजकल कौन यूज़ करता है? What external environment factor caused the greatest disruption to Royal Pen's business model, requiring a strategic shift in the company that the company struggled to make? ऐसा क्या हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो गया। इसका आंसर दिया होगा, पता है, केस में देखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म रॉयल पेन की बात हो, डिस्टिंग्विश्ड कंपनी है, ठीक है, लग्जरियस पेन बनाता था वो, बहुत बढ़िया बात है, ये सब छोड़ दो, आगे आओ। हाउएवर एज द वर्ल्ड प्रोग्रेस्ड इन द डिजिटल एरा, रॉयल पेन्स एनकाउंटर्ड अ सुनामी ऑफ चैलेंजेस। क्या? इमर्जिंग सब्स्टिट्यूट्स क्विकली अडेप्टेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऑफरिंग इनोवेटिव राइटिंग सॉल्यूशंस, अपील टू ए यंगर डेमोग्राफिक, और ये सारे उसके प्रॉब्लम थे। और कुछ और कुछ और कुछ और तो कुछ दिख नहीं रहा बस। तो इसका आंसर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। इजी है, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ था वर्ड, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ था वर्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो वापस मार्क कर देता हूँ, ये रहा, रेड से कर रहा हूँ, ये देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इजी है क्या? बोलो ना हाँ सर बहुत इजी है, ऐसे बोलो बहुत इजी है, सिर्फ इजी नहीं। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू में आएंगे। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर, समझ में आ रहा अपने को डिक्लाइन हुआ उसका मार्केट शेयर, अब वो कुछ कर रहा है क्या? ड्यू टू इमर्जिंग कंपटीटर्स, रॉयल पेन्स रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग अ ब्लूटूथ एनेबल्ड स्टाइलसेस एंड लिमिटेड एडिशन पेन्स। जैसे मैं पेन यूज कर रहा हूँ सेम ब्लूटूथ एनेबल्ड स्टाइलस, वही चीज वो अब ला रहा है। These actions were not pre-planned innovations but responses to the market shifts. What type of strategic approach does this represent? आप हमें से अच्छा समझते हो, इसने हाईलाइट ही दे दिया, आपको आंसर ही दे दिया कि भैया कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रोएक्टिवनेस नहीं थी, ये एक रिस्पॉन्स था मार्केट में। मार्केट में दिखा कि इस टाइप का पेन चल रहा है बेसी, तो अब मैं भी क्या करने लगा सर, ये देखो ये पुराना पेन है, ये एक पुराना पेन है और ये मेरा आज तक का पेन चल रहा है, मेरा रॉयल पेन्स ये बनाता था। अब उसको दिखा कि ये नहीं चलता, ये जा रहा नीचे 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 इसका बिजनेस, और ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, तो अब रॉयल पेन भी ये बनाना स्टार्ट कर रहा है। ये देखने के बाद, इसका डाउनफॉल देखने के बाद वो ये बनाना स्टार्ट किया है। तो दैट मीन्स उसने क्या किया सर, रिएक्टिव। इजी है, ठीक है।
वर्ड में ही तो आंसर है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने में बहुत मजा आता है सर, इतना इजी है, इतने लॉजिकल चीज, इतने अच्छे कंसेप्ट आप सीखते हो, इतने प्रैक्टिकल कंसेप्ट सीखते हो ना कि एक ऐसा थ्योरी आपको थ्योरी ना लगे, ये ऐसा थ्योरी है, ठीक है। टू रिगेन मार्केट शेयर, रॉयल पेन्स लॉन्च लिमिटेड एडिशन डिजाइन एंड स्टाइलस पेन टारगेटिंग यंगर टेक ड्रिवन कस्टमर्स। बहुत बढ़िया बात है। दिस स्ट्रैटेजिक चॉइस मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज। अच्छा क्वेश्चन लगा ये, वापस पढ़ते हैं, वापस पढ़े, ठीक है। टू रीगेन मार्केट शेयर, उसको मार्केट शेयर लेना था। अभी तक स्टोरी समझ में आया आपको? हाँ। रॉयल पेन ने लॉन्च किया है लिमिटेड एडिशन डिजाइन। अच्छा रुक जाओ ध्यान से, हाँ लिमिटेड एडिशन डिजाइन, मेरे से स्किप हो गया ये, लिमिटेड एडिशन डिजाइन है, मतलब उसने कुछ नया, जैसे आजकल वो आता है ना आईफोन में, आई थिंक सो आता है ना, मैक्लैरन एडिशन आया था कुछ, मेरे को आइडिया नहीं है, मैक्लैरन एडिशन बोल के कुछ आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो क्या था, लिमिटेड एडिशन आईफोन्स थे। तो ये क्या लिमिटेड एडिशन का वो भी कुछ डिजाइन लॉन्च कर रहा है और स्टाइलस पेन लॉन्च कर रहा है, टारगेट कर रहा है यंगर और टेक ड्रिवन कस्टमर को, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजिक चॉइस मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स क्या, सर वो इसका चॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, पता है क्या, डिफ्रेंशिएशन। ईजी है, वाई, कॉस्ट लीडरशिप तो है नहीं भाई, बिकॉज वो लिमिटेड एडिशन चीज़ ला रहा है तो सस्ता तो होने से रहा, लिमिटेड एडिशन चीज़ ला रहा है तो सस्ता होने से रहा, स्टाइलिश पेन ला रहा है तो सस्ता तो है नहीं, तो सस्ता का बात भूल जाओ। मार्केट डेवलपमेंट, कोई नया मार्केट में जाके बेचने की बात तो नहीं कर रहा हूँ, टेक ड्रिवन कस्टमर्स को ही बेच रहा है। रिट्रेंचमेंट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, वो कोई कहता ना कंपनी डूब रही थी, तो डिफ्रेंशिएशन ही होगा। सर रिट्रेंचमेंट क्यों नहीं होगा? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कंपनी डूब रही थी की बात है ना सर, रिट्रेंचमेंट क्यों नहीं होगा, आपका क्वेरी आना चाहिए सर, रिट्रेंचमेंट क्यों नहीं होगा सर, ये वाला केस में रिट्रेंचमेंट के अंदर क्यों नहीं फॉल कर सकता है, टर्न अराउंड वगैरह कुछ नहीं अपने बोल सकते इसको। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार केस देखते, क्वेश्चन से कुछ समझ में आता है तो रिट्रेंचमेंट भी पॉसिबल होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। दे एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू मटेरियल लिमिटेड डिजाइन एंड इवन फोरेड इनटू, फोरेड मतलब कि घुसना किसी और इंडस्ट्री में, डिजिटल पेन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग अ ब्लूटूथ एनेबल स्टाइलस, ठीक है। ये ऐसा लिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डूब गया है कंपनी, ऐसा है ना? देखो उसका कस्टमर सेम है, यंगर डेमोग्राफिक वाली बात तो यहाँ पे भी है, तो कस्टमर का तो कोई चेंज है नहीं, तो मार्केट डेवलपमेंट नहीं होगा। ये ना, रॉयल पेन्स फेस स्लगिश ग्रोथ एज इट स्ट्रगल टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग स्लेव। कंपनी ऐसे कोई डूबने की बात नहीं है, इसलिए आई फील रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट क्या हुआ सर, हमारे रिट्रेंचमेंट के अंदर क्या आता था, या तो टर्न अराउंड, या तो डाइवर्समेंट, या तो लिक्विडेशन, ये तीन चीज अपने क्या बोलते थे, रिट्रेंचमेंट में आता था। तो ये तीनों में हमारा लिक्विडेशन तो ये कर नहीं रहा, डाइवर्समेंट ये कर नहीं रहा, टर्न अराउंड के अंदर ये आ सकता है कि नहीं वो मेरे को लग रहा है बस। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी और उसको अब रिट्रेंचमेंट में जाना पड़ा, ये फील नहीं आया पढ़ के मेरे को। उसका ग्रोथ स्लो हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ग्रोथ स्लो होने का मतलब थोड़ी ना कंपनी के डूबने ही लग गया एकदम। हमारा रिट्रेंचमेंट कब लगता है कि डूबता हुआ कंपनी हो, बस स्ट्रगल कर रहा है, सेल घट रहा है, रिट्रेंचमेंट भी हो सकता है। इसका आंसर रिट्रेंचमेंट या डिफरेंशिएशन में से कोई एक होगा सर। क्या लगता है, क्या करे सर बताओ, सोच के देखो, सोच के देखो क्या करे। आपके लिए मैंने एक ऐसा केस बना दिया, मैंने बना दिया ऐसा केस ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपके मन में एक थॉट आए कि सर मैं क्या करूं, अब डिफरेंशिएशन में जाऊं कि रिट्रेंचमेंट में जाऊं, बोलो क्या करें। खुद से एक बार ट्राई करो इसमें। वो लिमिटेड एडी का काम, लिमिटेड एडिशन का बना रहा है, डिज़ाइन वगैरह सब काम वो कर रहा है, बताओ क्या करें। सर इसका आंसर पता है क्या होना चाहिए, इसका आंसर डिफ्रेंशिएशन ही होना चाहिए, बट रिट्रेंचमेंट भी हो सकता है, राइट हो जाए। देखिए आईसीआई का आंसर देखते हैं वाला पार्ट के लिए एक बार, पार्ट 3 का आईसीआई का आंसर देखते हैं, चलो। डिफ्रेंशिएशन क्या लॉजिक दिया भाई इसने, रॉयल पेंट्स नहीं दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। फर्म वाज ट्राइंग टू स्टैंड आउट इन अ कमेंट बाय ऑफरिंग यूनिक फीचर्स, हाई डिजाइंस, पार्ट ऑफ माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी। ये इसने उसको डिफ्रेंशिएशन के एंगल से ही सल्टा दिया। इसको भी यही लग रहा है इस क्वेश्चन से पढ़ के, केस पढ़ के, कि हाई एंड कंपनी का डूबने का नौबत नहीं आया था, ठीक है। हाई एंड कंपनी का कोई परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज होना, ये जो कीवर्ड्स होते थे ना, वैसा कुछ हमको कीवर्ड यहाँ मिल नहीं रहा है कि हमारा कोई कैश फ्लो बहुत नेगेटिव हो रहा है, कोई बड़ा मुसीबत आ रहा है, कोई बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी कुछ हो गई, कुछ ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन। बट
इसको डिफरेंशिएशन रिट्रेंचमेंट दोनों कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर कोई रिट्रेंचमेंट करता है तो भी राइट होना चाहिए। ऐसा ने आंसर डिफरेंशिएशन दिया, उसको रिट्रेंचमेंट ये लगा नहीं, बट मेरे हिसाब से रिट्रेंचमेंट डिफरेंशिएशन दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डन है बात, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4। Despite facing legal disputes and financial decline, Royal Pen's workforce remained resilient and united. ठीक है, with aspect of the company played the most vital role in maintaining employee morale and commitment during turbulent times. इसका आंसर होना चाहिए, ईसॉप फिसॉप थोड़ी ना आंसर होगा, देखिए। अमिस्ट द टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब घोर अनसर्टेनिटी, डिस्टर्बेंस, अनसर्टेनिटी डिस्टर्बेंस, ठीक है। टर्मोइल का मतलब ये है। वन एस्पेक्ट ऑफ रॉयल पेन रिमेन स्ट्रॉन्ग, क्या? इट्स यूनिक कंपनी कल्चर, कंपनी की कल्चर, चैप्टर नंबर 5। मिडिल मैनेजर्स एम्प्लॉयज डेडिकेटेड थे अपने ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज में। तो आंसर इसका क्या है? कल्चर का आंसर है सर। पैसों की लालच नहीं, कंपनी का कल्चर इतना बढ़िया है, पैसों की लालच नहीं, सॉप सैलरी हाई कुछ नहीं, रिमोट वर्किंग कंडीशन कुछ नहीं, आओ चुपचाप काम करो, उतना ही काम करना उतना ही पैसा मिलेगा, तुम्हारा कल्चर इतना बढ़िया कंपनी का बना के इसने रखा है, ठीक है। ईजी है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन अभी तक मेरे को लगता है ऐसा मिला जहां पे सही में कुछ सोचना पड़ा, बाकी सब क्वेश्चन तो आराम से बन रहा है। रॉयल पेंट्स बिलीव दैट इट्स सेंचुरी ओल्ड रेपुटेशन along would continue to appeal the modern customers. This assumption formed the basis of its strategies which ultimately failed. उसने कुछ assumption रखे थे कि उसका जो पुराना रेपुटेशन था उससे से काम बन जाएगा, बट वो फेल हो गया। जैसे नोकिया को लगा था कि उसका चल जाएगा, लेकिन चला नहीं। विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वॉज लैकिंग? सर ये आंसर पता है क्या है? प्रीमाइस कंट्रोल, मेरे को पहले ही दिख गया था। वाई? मैंने वर्ड देख लिया, अजम्पशन, अजम्पशन वर्ड होता है प्रीमाइस के लिए, प्रीमाइस वर्ड इज अजम्पशन, अजम्पशन का कंट्रोल के लिए, राइट। डन है, ईजी है। ये हमारे क्या है सर? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स, प्रेमाइज कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल मतलब क्या हो? कुछ ऐसा घटना घट गया, गवर्नमेंट का कुछ आ गया, एनवायरमेंट में कुछ ऐसा हो गया कि ध्यान दो। इंप्लीमेंटेशन करना कि कुछ मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी कोई स्ट्रैटेजी, उसको देखो सब ठीक से हो रहा है ना, उस पर कंट्रोल रखो। स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस रखोगे क्या? इकोनॉमी में, इन्वायरमेंटल में कुछ इंपैक्ट तो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पहले से ध्यान रखो, इन्वायरमेंट को पूरा अपने सर्वेलेंस पर रखो, कंप्यूटर्स पे ध्यान रखो, नजर रखो, सर्वेलेंस रखो, नजर रखो, ठीक है। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, चलो डन। सर हमारा हो गया केस स्टडी 6 खत्म, अब आएंगे 7 में। 7 में भी हम आएंगे सीधा क्वेश्चन में। इन ऑर्डर टू पोजिशन इटसेल्फ एज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, स्टेटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडिकेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बहुत ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करना, इसको भी मार्क करेंगे। मुश्किल से 3 क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराया, 4 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट में पता है ये चारों में से कुछ ना कुछ होता है, ये तो आपको पता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट चैप्टर नंबर 1। अब ये बोल रहा है आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर में आना है। अब यहाँ पे आपको लिखा है स्टेटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको बोल रहा है, टाइम लाइन दे दिया आपको, टाइम बाउंड दे दिया है, ईयर ऑन ईयर टाइम बाउंड है, आपका ग्रोथ मेजरेबल होता है। सर ये दोनों कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स किसके लिए होते हैं सर? गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स में से किसी के लिए होते थे, याद आ रहा है क्या सर? याद आ रहा है, मैं तो भूल गया। ओहो सर, मेरा ऑब्जेक्टिव्स टाइम बाउंड मेजरेबल था। आंसर इज ऑब्जेक्टिव्स। विजन मिशन नहीं है ये चीज़, विजन मिशन नहीं है। मेरा विजन मिशन ऐसे मेजरेबल वगैरह नहीं होता, मेजरेबल टाइम बाउंड नहीं होता। मेरा विजन है मेरे को एक बहुत बड़ी आदमी बनना है। अरे भाई मेरा विजन है मेरे को सबसे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो यार उस समय ऐसे टाइम बाउंड नहीं है, कोई मेजरेबल नहीं है ना वो चीज़, समझ में आ रही है? यस। तो इसका आंसर इज ऑब्जेक्टिव्स। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है पार्ट 2। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर कैन बी टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस? स्ट्रेटेजिक अलायंस में मैंने आपको सिखाया है क्या? इंटरनल एनालिसिस और एक हमारा एक्सटर्नल होता था, याद आ रहा है? इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता था। मुझे मालूम है आपको दिक्कत आती है इस स्ट्रेटेजिक अलायंस के टाइप्स को याद रखने में, तो इसका भी मैंने आपको हैक बताया था, आईपीडी। या नहीं, आपको नहीं मालूम तो अभी जान लो यार। आईपीडी, आईपीडी क्या है? आईपीडी मेरा इंटरनल अलायंस का पार्ट है, मतलब आई से तो इंटरनल हो गया, पी से हो गया परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, और डी से हो गया डिटर्मिनेंट एनालिसिस, डिटर्मिनेंट एनालिसिस। सर अदर देन दिस आईपीडी मतलब ये पीडी के अलावा, पीडी मतलब पार्टनर डायरेक्टर, ऐसे भी याद रख सकते हो। बिग फोर में अपने बोलते हैं पीडी पीडी पीडी, बार बार पीडी वर्ड बहुत चलता है बिग फोर्स में, क्यों? पार्टनर डायरेक्टर, ठीक है। तो वही पार्टनर डायरेक्टर इज परफॉर्मेंस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये आईपीडी इंटरनल के, इस आईपीडी के अलावा सब चीज
एक्सटर्नल है, तो मतलब ये कंपटीटर एक्सटर्नल है, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल है, और मार्केट भी एक्सटर्नल ही है। ये क्लियर हुआ? पहले बताएंगे हाँ। तो हमेशा ये इन दोनों के क्लासिफिकेशन तो समझ में आने लायक हो गए अपने। नाउ नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स। सर स्ट्रैटेजिक ग्रुप आपने कहीं सीखा? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग बोल के कहीं सीखा? हाँ आपने सीखा है, ये चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। यस, चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग आपने सीखा था। वहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया सर कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग में मेरा आईपैड होता, तो मैंने आपको अभी बताया ऊपर में किसी एमसीक्यू में। सर ये हमारे को कंपटीटर को करके देने के लिए काम आता था, कंपटीटर को आइडेंटिफाई करने का काम आता था, कितना बड़ा कंपटीटर है, क्या उसका किस सेगमेंट में वो काम कर रहा है, वो हमें को आइडेंटिफाई करके देता था स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। सर ये क्या था? कंपटीटर एनालिसिस का पार्ट था। यस और नो सर? तो आंसर इज कंपटीटर एनालिसिस। आपको मैंने तरीका बताया, आईपीडी से ये समझ में आ गया सर कि मेरा परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेंट अगर कुछ होगा तो इंटरनल का कुछ होगा तो पार्ट होगा, इंटरनल एनालिसिस का पार्ट होगा तो। जैसे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हुई, मेरे कस्टमर में से कितने सेटिस्फाइड है, ये मेरा इंटरनल एनालिसिस है। हाँ, तो ये मेरा परफॉर्मेंस के अंदर आता है। समझ में आया? सर मेरा कंपटीटर वगैरह क्या है, ये मेरा एक्सटर्नल का पार्ट है। और एग्जाम आपको पूछ क्या रहा है, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स, तो ये सब मेरा कंपटीटर एनालिसिस के अंदर एक्सटर्नल का पार्ट है, एक्सटर्नल में कंपटीटर एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमसीक्यूज में ना, ये भी बहुत पूछता है। ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये वाला चीज़ ना आपके बुक्स में ना एक डायग्राम में दिया हुआ है, चाहे आपके पास हमारा किताब हो या मेरी बुक्स हो या फिर आपका आईसीआई बुक, कोई भी बुक्स आप पढ़ो, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज़ समझाया हुआ है। बच्चे डायग्राम्स को भूल के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उसने जानबूझ के डायग्राम या टैबुलर जैसे बोल लो उस चीज़ में, उसमें इसका आंसर छुपा के दिया है। ठीक है, एंटरिंग इनटू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोबोस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। देखिए रोबो का काम कर रहा है भाई, इसका पहले काम क्या था, एआई में था वो पहले से। अ, हम्म, हाँ मिल गया, ये देखो ये वाला पैराग्राफ, दिस इज पैरा नंबर 1 2 3 4। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च 25, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा है, द बीओडी ऑफ द कंपनी थॉट इट प्रॉपर टू बी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स। रोबोट्स की बात हो रही थी, तो ये रोबोट की बात हो रही है। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग देयर टू। रोबोट से तो मेरे को याद आ गया अपना गालगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है ना सर, ओरियन हमारा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। द कंपनी नोज दैट देयर इज नो लिंकेज, क्या वर्ड लिखा है, नो लिंकेज बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड बिजनेस। मतलब उसका आज का जो भी बिजनेस है, एआई का, मशीन लर्निंग जो भी था, उसमें और रोबोट के बिजनेस में कोई भी लिंक नहीं है, वो अपना अलग सेपरेट है, ये अपना अलग सेपरेट है। दैट मींस द आंसर हैज टू बी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। सर आंसर हैज टू बी कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्समेंट तो ऑब्वियसली नहीं है भाई, डाइवर्समेंट तो प्लीज कोई गलती से भी ये गलती डाइवर्समेंट मार्क करके मत आना। कोई गलती भी करेगा तो यार इसमें और इसमें करना, फिर भी मैं सोचूं। बैकवर्ड वर्टिकल भी नहीं है, अलग अलग बिजनेस की बात हो रही है, सेम बिजनेस में ऊपर नीचे ऑफ द वैल्यू चेन में होता तो मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की सोचता। को जेनेरिक तो रिलेटेड होता है, रिलेटेड तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, तो आंसर हैज टू बी सी डन। 4 देखो साथ में, एलिवेटिंग कस्टमर एक्सपीरियंस टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल बाय प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर इंटरफेस, ऑनलाइन रिपेयर सर्विस एंड सर्विस ऑन साइट इज नोन एज क्या। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एलिवेटिंग कस्टमर सर्विस मतलब एक नेक्स्ट लेवल कस्टमर सर्विस दे रहा है, वर्ड ये भी बहुत काम का है। एलिवेटिंग कस्टमर सर्विस इज काम का वर्ड। ठीक है, टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, प्रेसिडेंटेड लेवल एंड अनप्रेसिडेंटेड लेवल इज अ की वर्ड। ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए था, तो भी मैं आंसर दे देता। अनप्रेसिडेंटेड लेवल का मतलब क्या है सर, एक ऐसा लेवल जो सोच के बाहर है, जो नीड के बाहर है, जो एक कल्पना के बाहर मेरा लेवल पे जा रहा है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब नॉर्मल, सिंपल बोलूँ अगर तो प्रेसिडेंटेड का मतलब है नॉर्मल। ठीक है, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल जैसे भी बोलो, प्रेसिडेंटेड का मतलब है एक्सपेक्टेड या नॉर्मल लेवल बोल सकता हूँ, सिंपल वर्ड्स में एकदम। हाँ, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल लेवल। अनप्रेसिडेंटेड मतलब मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। पता है क्या, मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको, क्या मेरे को एयरपोर्ट से जाना था होटल, उसने मेरे को अनप्रेसिडेंटेड सर्विस दे दी। क्या चीज़ की भाई, बोल दिया मैं तेरे को गाड़ी भेज रहा हूँ, वो पहले गाड़ी भेजेगा, खाली गाड़ी आएगा मेरे को लेने, उसका खर्चा लग रहा है, फिर मेरे को लेके वापस आ रहा है, वो अलग बात है। मेरे को रूम फेयर में उसको घुसा दिया होगा उसने चार्ज, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक समझाने के लिए एग्जाम्पल, एक मार्केटिंग का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आया? एग्जाम्पल आपको समझ में आया? फिर वो मेरे को वापस छोड़ने आएगा, फिर गाड़ी फिर खाली वापस आएगी, तो उसका गाड़ी 4 बार अप डाउन हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड सर्विस है वो,
तो ये क्या है सर? ये है मेरा ऑगमेंटेड मार्केटिंग। समझ में आया आपको? यस। एनलाइटेंड का मतलब आपको मालूम है, सोशल का मतलब पता है ना, नो स्मोकिंग और इस टाइप का मार्केटिंग चलता है ना, वो हमारा सोशल मार्केटिंग है। अक्षय कुमार का जो मार्केटिंग भी आता है हर मूवी के पहले, वो भी है। सिंक्रो मार्केटिंग भी आपको बता दिया गया, ठीक है। लास्ट, लास्ट देखो क्या है, पार्ट 5। वाइल प्रिपेयरिंग, ध्यान से हाँ मेरे साथ साथ, वाइल प्रिपेयरिंग अब पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है, द पोजीशन ऑफ मिस्टर एक्स कहाँ होगा? मिस्टर एक्स क्या, देख लो भाई फटाफट। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ये रहा, दिख गया मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या है? सीईओ है, बात खत्म, आगे पढ़ने का ही दरकार नहीं है सर। क्यों पढ़ूं? मेरे को पता मेरा सीईओ की प्लेयर होता है, मेरे को पता मेरा सीईओ की प्लेयर होता है, तो मेरा सीईओ आंसर होगा, की प्लेयर होगा वो। इजी है, इजी है, हाँ या ना बोलेंगे? हाँ सर, आसान है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन 8, केस स्टडी 8। हाँ, आ जाओ केस स्टडी 8 में। To evaluate how projects like City Square Mall and Metro Biz Institute are positioned relative to the customers, to competitors in terms of market share and business focus, which tool would Urbanscape make informed strategic decisions? The answer is strategic group mapping. Same question हमने ऊपर किया। क्या करा ऐसा कंपटीटर का आइडेंटिफाई करना है? टूल, ये टूल वर्ड से भी ना आपको समझ में आना चाहिए, आंसर का हिंट होता है ये भी। अब मार्केट शेयर की तरफ से अपने को क्या बोलता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की? कोई भी आप एक मीडियम ले लो, मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर का गोला बनेगा सर, बिजनेस फोकस का बनेगा, ऐसे करके अलग अलग कंपटीटर के हिसाब से ग्रुपिंग करके आप उसको सर्कल बनाते हो, प्लॉट करते हो। जितना बड़ा सर्कल उसमें उतना ज़्यादा मार्केट शेयर, उतना बड़ा कंपटीटर, जितना छोटा उस हिसाब से आप ट्राई करते हो कोई नीश फाइंड आउट करने का, कोई एक एम्प्टी जगह इस इंडस्ट्री में फाइंड आउट करने का, ये स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग बोलता था। तो सर ये तो हमारा एसजीपी यानी एसजीएम यानी स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग ही है। आगे बढ़े। टू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड भाई? हाउ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइसेस, अच्छा, आर इम्पैक्टेड बाइंग बिहेवियर इन द रियल एस्टेट, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है रियल एस्टेट को? विच एनालिटिकल टूल should Urbanscape use to assess macro environmental factors and adapt its strategy accordingly? इसके बारे में कुछ लिखा है क्या ऊपर? देखते हैं एक बार, इसका आंसर डायरेक्टली देना इज नॉट ओके। ये दोनों का एंट्री वाला पार्ट हमने अभी कर लिया था, ठीक है, ये वाला पार्ट तो ठीक है। हाँ, a market study revealed that high interest rates and soaring gold prices have created an environment where the individual hesitant to invest in real estate, opting for more liquid assets. बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आओ, क्या होगा? वैल्यू चेन एनालिसिस होगा क्या? वैल्यू चेन एनालिसिस से ये समझ में आ सकता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट गोल्ड प्राइसेस की कोई बात नहीं। जीई मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक के मैट्रिक्स से आ सकता है? नहीं, उनकी मैट्रिक्स तो कुछ और ही बोलती है। हमारा बीसीजी का अलग सा वर्जन है वो जीई। एनसॉफ है ये? एनसॉफ नहीं है सर, ये ग्रोथ मैट्रिक्स की बात थोड़ी ना कर रहा है सर। द आंसर इज पेस्टल। अगर मैं पेस्टल देखूँ, मैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखूँ, इकोनॉमिक देखूँ, सोशल देखूँ, टेक्नोलॉजिकल देखूँ, लीगल देखूँ, इन्वायरमेंटल देखूँ, तब मेरे को समझ में आएगा कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है, मेरा गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये सब मेरे को पेस्टल से समझ में आएगा। ट्रम्प का काम क्या है? ट्रम्प का आज के दिन में आपको अवेयर रहना चाहिए। ट्रम्प के टैरिफ्स क्या हो रही है, 10% के 15%, ट्रम्प को भी नहीं पता आज। सर ये 10% है कि 15% है, ट्रम्प को भी नहीं पता होगा, मैं लिख के देता हूँ। अब ये सर ये क्या आ जाएगा सर? ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर फॉल करता है। हाँ, समझ में आ रही है आपको? तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर ही समझ में आएगा, ये मेरा पेस्टल के अंदर मेरे को इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें मेरे को लगा केस का हेल्प चाहिए, मैं केस में गया, केस से मेरे को हेल्प मिला नहीं, मैंने खुद से सोचा और आंसर निकाला। तो आपको उस तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। Urbanscape introduced an AI-powered website offering immersive experiences of their properties to engage tech-savvy customers who prefer virtual interactions. What strategic benefit is Urbanscape most likely aiming to achieve through this technological investment? उस technological investment से वो क्या अचीव करने की चाहत रख रहा है, बताएंगे, सोच के देखेंगे एंड बताएंगे। वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एआई पावर्ड वेबसाइट ऑफरिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस कर रहा है टू एंगेज टेक सेवी कस्टमर्स हो, ठीक है। उसके बाद बोला स्ट्रेटेजिक बेनिफिट लाइकली टू एम, इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा ऊपर से। अर्बनस्केप क्या कर रहा है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर रहा है, बैंकिंग में बनना चाह रहा है लीडर, उसके एक्सपर्टीज से क्या होगा? टेक्नोलॉजी बेस्ड रियल एस्टेट अलाइनिंग देमसेल्व्स पोजीशन टू कैसा ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ अर्बन डेवलपमेंट, दे एम टू जनरेट डिसेंट डिमांड एंड इंसेंटिव एंड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। बस और कुछ है क्या?
हाँ, दे आर लॉन्चिंग इमर्सिव एआई, यहाँ पे आ जाओ। दे आर लॉन्चिंग इमर्सिव एआई बेस्ड वेबसाइट दैट ऑफर्स वर्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कर रहा था, प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहा था, रिकॉग्नाइज कर रहा था शिफ्टिंग डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर को उसके पहले और प्रेफरेंसेस को, और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में उसने किया। ठीक है, इससे मेरे को आंसर मिलता है क्या? हाँ सर, इसका तो आंसर में ये तो ऑब्वियस हो गया, ये तो ऑब्वियस हो गया सर, ये मेरा आंसर होगा डिफरेंशिएशन एंड एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। क्योंकि सर कोई प्राइस लीडरशिप की बात नहीं है, कोई प्रोडक्शन का कॉस्ट का बात ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहा है, तो आंसर हैज़ टू बी डिफरेंशिएशन एंड एनहांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। ईजी है ये वाला तो। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। अर्बन स्केप क्या बोलता है? इको फ्रेंडली हाउसिंग प्रोजेक्ट एम्फासिस ऑन इनोवेशन शो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। सर इन्वेंटर कल्चर की बात कर रहा है, शेयर्ड वैल्यूज़ की बात कर रहा है सर, मेरी वैल्यू की बात कर रहा है, मेरे इंटरनल कल्चर है, सस्टेनेबिलिटी एंड फॉरवर्ड थिंकिंग की बात कर रहा है। कंपनी की क्या वैल्यूज़ है उस पर हाईलाइट करेंगे इन द 7S ऑफ मैकेंजी, चैप्टर नंबर 5। याद हो गया? यस, इजी है। हाँ, स्किल्स की बात कर रहा तो मतलब एम्प्लॉय का या किसी का कुछ इंडिविजुअल स्किल, कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट करवाता तो मैं बोलता स्किल हो रहा है। स्ट्रैटेजी का मैंने आपको ऊपर में बताया ही था, स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव, कुछ भी ऐसा है नहीं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट 5। आफ्टर रिसीविंग पुअर प्री बुकिंग रिस्पॉन्स, अर्बन कैप रीवैल्यूएटेड इट्स इकोनॉमिक अजम्पशंस। आंसर इज प्रीमाइस कंट्रोल। बात खत्म। सर अजम्पशन वर्ड रहेगा, आंसर प्रीमाइस कंट्रोल ही होगा। देखो इकोनॉमिक अजम्पशंस की बात कर रहा है वो, उसको जाके वो देख रहा है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स यूज ऑफ विच कंट्रोल टू वेरीफाई द ऑनगोइंग वैलिडिटी ऑफ एक्सटर्नल अजम्पशंस। अजम्पशंस को कैसे देखेंगे? प्रीमाइस कंट्रोल से। हमारा प्रीमाइस कंट्रोल ही अजम्पशंस की बात करता है सिर्फ। डन, ईजी है सर। अब हर केस के बाद बोल रहा हूँ इजी है, इजी है, आपको फील आना चाहिए इजी है, इसलिए मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है, 9 नंबर में आएंगे। बेस्ड ऑन मेंडेलॉज मैट्रिक्स हाउ वुड यू कैटेगराइज डीलर्स इन द केस ऑफ नवोदय? डीलर्स को कैटेगराइज करने की बात हो रही है। हु हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड एक्सपेक्ट अलाइनमेंट विद द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटेजी। आपको ना यहीं पर ही आंसर ढूंढना है। आपको दो चीज बोल रहा है, एक तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, मेरी कंपनी है, मैं पढ़ाता हूँ ना, ऑब्वियसली मेरी एक कंपनी है एसैप लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम है एसैप लिमिटेड। ठीक है, तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मेरी कंपनी में किसका रहेगा? मेरा रहेगा। मेरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हाँ सर, मेरे पास पावर बेस ही होगा, मेरा पावर हाई होगा, इंक्रीज या हाई पावर लीड्स टू व्हाट? हाई इन्फ्लुएंस। हाँ, तो सर ये सिग्निफिकेंट अगर इन्फ्लुएंस है तो ये हाई पावर एचपी तो मीट करता है। लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा है, इसको भी मार्क कर सकते हो। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ उसका सिग्निफिकेंट वो इन्फ्लुएंस लगा पा रहा है, तो मतलब वो पावरफुल आदमी होगा तभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा ना। वो एक्सपेक्ट करता है अलाइनमेंट विद द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रैटेजी। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप सब स्टूडेंट से कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप लोग रैंक लेके आओगे, आप लोग एग्जामिशन लेके आओगे, आप लोग बहुत अच्छा लाइफ में करोगे। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोग से, मेरी इंटरेस्ट है आप लोग में। इसका मतलब क्या, मैं एक्सपेक्टेशन तो उसी से रखता हूँ ना जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। मेरी अगर इंटरेस्ट मेरे स्टूडेंट्स में है तभी मेरे उन पे एक्सपेक्टेशंस भी है, राइट? तो यस सर, तो मेरा हाई पावर हाई इंटरेस्ट बन गया डीलर। सर ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट के अंदर फॉल करेगा। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस। क्वेश्चन में ना आपको नॉर्मल किसी कंपनी को या कंसेप्ट सिखाते समय अगर डीलर्स का मैं एग्जांपल लेता तो ज़रूरी नहीं था वो मेरा हाई पावर में फॉल करता। इस डीलर के पास उसका हाई इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हाई पावर उसकी मेरे कंपनी में होगा कि नहीं मेरे डीलर के पास, दैट इज नॉट एविडेंट या नेसेसरी। क्लियर है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? डीलर के पास हाई पावर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है कि डीलर विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड अंडर हाई पावर हाई इंटरेस्ट। नहीं, डीलर का बोला है, अरे बोल दिया मेरा घर आगरा में है तो इसका मतलब थोड़ा ताजमहल आगरा में है, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा घर कहीं भी हो सकता है। इस क्वेश्चन ने बोल दिया मेरा घर आगरा में है, बस ऐसे समझ लो। तो यार इस क्वेश्चन ने बोला है उसके बाद इन्फ्लुएंस है तभी मैं उसको यहां पे ढाल पा रहा हूं। ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है देखते हैं। When Navodaya onboard professionals with global exposure and established innovation focused teams, it primarily impacted which S? सर स्किल्स हो गया, ये तो इजी है।
ये तो बहुत इजी है। उसने प्रोमोशनल्स को ऑनबोर्ड किया, स्टाइल में कोई चेंज है नहीं, शेड वैल्यूज की बात है नहीं, स्ट्रक्चर का कोई बात कर नहीं रहा है, प्रोफेशनल को हायर किया, मतलब उसके स्किल्स नहीं आएंगे तो वो स्किल्स की बात कर रहा है। इजी है, बहुत इजी है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ो। In the context of Porter's five forces, the entry of Volterra Motors and Hoveride into the Indian EV market represents what? Guys, this is a question which you should look for. पार्ट 3 ये वाला क्वेश्चन हर बार देता है, वो हर बार देता है, मालूम है आपको। तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन ना पेटेंटेड हो गए हैं, उसके पास क्वेश्चन भी सेम है वो। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार केस स्टडी देखना पड़ता है। क्या मेरा जो कंपनी था नवोदय, वो क्या करता है भाई, पहले ये देखो नवोदय करता क्या, कहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है। द कंपनी इवॉल्व इनटू रिस्पेक्टेड प्लेयर इन द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में वो है, ठीक है। कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वो सेगमेंट में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट नीचे आएंगे। अब जो नया एंट्रेंट है उसकी बात है, क्या है? वोल्टेरा मोटर्स और हवा राइड, क्या है ये दोनों भाई? इंडियन ईवी लैंडस्केप में ये लोग हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स है ये लोग, ठीक है। और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ काम का दिख रहा है। एनेबल्ड आई सर्विसेज है, एस्पिरेशनल डिजाइन है, स्ट्रेटेजिक है। सर ये तो समझ में आ रहा है, वो लोग भी मेरे ईवी में ही आ रहे हैं, वो लोग भी आके बाइक वाइक ही बेचेंगे क्या? टेक्स ये रहा, दे स्लीक टेक्स सेवी स्कूटर्स। सर वो लोग भी आके स्कूटर बेचने वाले हैं, ठीक है ना। मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना, एक बहुत मजेदार बात बताऊंगा आपको, आपको हमेशा ये चीज राइट होगा आज के बाद, कभी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मेरे को ये चीज ढूंढना जरूरी था कि वो स्कूटर में है कि नहीं, बस बात खत्म हो गया। हाँ बात खत्म हो गया। अब मेरे संग ध्यान से इस क्वेश्चन में आ जाओ, मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया। अब मैं जो बोलता हूँ सुनते रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ आती है पता है? इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको बोल रहा पोर्टर का 5 फोर्सेस लगाओ, नया एंट्रेंट का बात कर रहा है ना, तो आपको लगता है सर या तो इसका आंसर होना चाहिए सब्स्टिट्यूट्स, हाँ या ना बोलेंगे? हाँ सर, सर इसका आंसर या तो होना चाहिए सब्स्टिट्यूट्स, या तो बार्गेनिंग पावर तो होगा नहीं, भूल जाओ। या तो सर ये तो होगा नहीं, भूल जाओ सर, या तो होना चाहिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सर मेरा बार्गेनिंग पावर सप्लायर की तो कोई बात ही नहीं है, तो वो छोड़ दो। सर राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स कहाँ से आया? सर नया एंट्रेंट के आने की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग कस्टमर की तो कोई बात ही नहीं है, नया एंट्रेंट की आ रही है। अगर ये दो नए एंट्रेंट आ रहे हैं तो भाई या तो मेरा सब्स्टिट्यूट का खतरा है या तो एंट्रेंट का खतरा है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? अब ये समझने के लिए क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे, ये सीखो। अब सब्स्टिट्यूट कब होता है और एंट्रेंट कब होता है वो सिखाता हूं मैं आपको। अगर मान लो आपको मैं बोलूं, एक आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला है ना, हमने सुना है प्रफुल्ल बिल्लोर की कंपनी एमबीए चाय वाला। अब तो पता नहीं उसके पास है भी कि नहीं ये कंपनी, एमबीए चाय वाला, ठीक है ना। हमारा एमबीए चाय वाला ये कंपनी है, डन। ये बिजनेस में ऑलरेडी अच्छा चल रहा था एमबीए चाय वाला इस बिजनेस में। अच्छा ऐसे करते रुक जाओ। एमबीए चाय वाला अपना इस बिजनेस में बहुत अच्छा था, एक बढ़िया पोजीशन में था, ठीक है। इस सर्कल मतलब इस एनवायरनमेंट में, इस बिजनेस में, इस जगह पे बहुत बढ़िया एमबीए चाय वाला का बिजनेस था। एंट्री किसकी हो गई मालूम है आपको? एंट्री किसकी हो रही है? ओहो, एंट्री हो रही है, आपको रेडी रहो। एंट्री किसकी हो रही है मालूम है? मैं पर्पल से लिख रहा हूँ, स्टारबक्स की। स्टारबक्स की एंट्री हो रही है। सर स्टारबक्स क्या है, किसको नहीं पता है? बच्चा बताएगा मेरे को। सर ये मिटता क्यों नहीं है भाई? पहले तो मिटता था, छोड़ो ऐसे मिटा देते हैं। हाँ स्टारबक्स, हम्म, स्टारबक्स की एंट्री हो गई है इस बिजनेस में। ये मेरा स्टारबक्स भी अब आके इस मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। सर मेरे को कोई बच्चा बताएगा अभी यहाँ पे ध्यान से सोच के, अगर ये केस होगा तब आंसर क्या होना चाहिए? एमबीए चाय वाला इज अ कंपनी, ऐसा केस आया, मान लो कि बहुत बढ़िया चल रहा, सब कुछ अच्छा, स्टारबक्स ने एंट्री कर लिया, अब क्या चीज से खतरा है उसको? सर क्या चीज से खतरा है? एमबीए चाय वाला नाम में लिखा है चाय, चाय को खतरा क्या चीज से है? वो लेके आ रहा स्टारबक्स यानी कॉफी। सर चाय और कॉफी बचपन से पता है क्या है? विल यू हैव टी और कॉफी, यानी सब्सिट्यूट्स है। सर चाय और स्टारबक्स की कॉफी सब्सिट्यूट्स है। तो एमबीए चाय वाला अगर इंडस्ट्री में पहले से था, अगर स्टारबक्स बाद में ढुका, तो भाई उसके लिए वो क्या है? थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट है। यस और नो बोलेंगे, हाँ कि ना? यस।
लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टारबक्स के जगह, स्टारबक्स गया अब बाहर, स्टारबक्स गया, उसका चैप्टर खत्म हो गया, स्टारबक्स को छुट्टी मिलेगा। और मैं किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मालूम है आपको, मजा आएगा। अब इंट्रोडक्शन लिख के ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ, सी ए चाय वाला। मेरा एंट्री हो गई सी ए चाय वाला की। सर ये जो सी ए चाय वाला मेरा आएगा ना, वो भी एमबीए चाय वाला के जैसे क्या बनाएगा, चाय। सर दोनों चाय बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आ गया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट का प्रॉब्लम आ गया। एमबीए चाय वाला को सब्स्टिट्यूट का टेंशन नहीं है उसको। अरे पहले भी चाय ले रहे तो लोग बाद में भी चाय ही लेंगे ना। तो प्रोडक्ट का टेंशन नहीं है, सब्स्टिट्यूट का टेंशन नहीं है, उसको टेंशन हो गया सर एंट्रेंट का इस बार। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने इसलिए चेक किया दोनों का बिजनेस क्या था। मेरे को दिखा कि भाई मेरा कंपनी भी स्कूटर में है और ये वाला कंपनी भी स्कूटर में है, तो आंसर हैज टू बी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। समझ में आई क्या बात? यस और नो में जवाब दो। सर बहुत अच्छे से समझ में आया, मजा ही आ गया क्यों एक्सप्लेनेशन आज आपने दिया है। हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ये एमबीए चाय वाला, सीए चाय वाला और स्टारबक्स का एग्जांपल। डन है, यस आगे बढ़ो। चलो बहुत बढ़िया से मैंने आपको टाइम लेके बता दिया। नव उदय, डिसीजन टू एक्सपोर्ट करना है टू लेस कंपेटिटिव इंटरनेशनल मार्केट्स लाइक साउथ, ये कैन बी क्लासिफाइड, भाई इजी है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होगा। नया जगह एक्सपोर्ट करने का डिसीजन की बात कर रहा है ना, तो भाई ये नया जगह एक्सपोर्ट करेगा तो कौन लेगा डिसीजन? फंक्शनल वाला लेगा? नहीं। नेटवर्क तो कुछ होता ही नहीं है, भूल जाओ। फंक्शनल लेगा? नहीं। बिजनेस वाला लेगा? नहीं। प्राइसिंग डिसीजन थोड़ी ना है। एक चीज़ याद रखना, प्राइसिंग डिसीजन हमेशा बिजनेस लेता है, ठीक है? अपने कॉपीज़ में या कहीं पर लिख लेना ये चीज़। प्राइसिंग डिसीजन ये इसका डिपार्टमेंट है। प्राइसिंग डिसीजन ऐसा कुछ तो है नहीं, बिजनेस लेवल का कोई बात नहीं है, ये तो सर कॉर्पोरेट की बात है, बड़ा डिसीजन है। एक्सपोर्ट का जगह मैं दूसरा लेके जा रहा हूँ। बहुत लॉजिकली सोचोगे इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आंसर आएंगे, रट्टे का बात ही नहीं है। Nowadays core business model offer reliable functional scooters at an affordable price prior to market disruption was primarily a cost leadership ना। एक सेकंड, कोर बिजनेस मॉडल था पहले का ये रिलायबल फंक्शनल स्कूटर, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप खुद ही बोल रहा है ना कि पहले उसका रिलायबल फंक्शनल स्कूटर्स थे, काम आने वाले, अफोर्डेबल प्राइस था, तो हमारा क्या था, कॉस्ट लीडरशिप था प्रायर टू मार्केट डिस्ट्रप्शन। बाद में मार्केट डिसरप्ट हो गया, नया नया आ गया, ईवी आ गया, ये वो आ गया, तो सर वो मेरा डिफरेंशिएशन के अंदर चला जाएगा बाद में। पर अभी आपको बोल रहा है प्रायर। प्रायर मतलब पहले क्या था, फ्यूचर की बात भूल जाएंगे, और प्रायर में क्या था वो आंसर आएगा कॉस्ट लीडरशिप का, याद रहेगा। यस, मजा आ रहा है ना अभी तक क्लासेस में? यस बहुत मजा आ रहा है। खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट। आखिरी है क्या? आखिरी है सर, हमारा आज का क्लास खत्म होने वाला है, अंतिम सांसें ले रहा है अपना, इसलिए मैंने छोटे छोटे सेशन रखा है। देखते देखते आपको आज समझ में आया ना। अगर आपको नीड होगा आप मेरे को बताना, मैं और वीडियोस और लेके आऊँगा। नहीं का मेरे को फील आएगा आप लोग एकदम सुपर कॉन्फिडेंट हो, आप लोग बताना सर नीड नहीं है हमें, ठीक है? बताता हूँ, चलो वीडियो के एंड में बताता हूँ। अभी पहले ये वाला खत्म करते हैं, फिर आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। चलो वापस। आफ्टर द मूव टू इंडिया, Hefia.io decided to align innovation with sustainability under the theme of holistic innovation. Which level of strategy does the shift primarily represent? उसको अपना क्या करना है, Hefia.io को अलाइन करना है इनोवेशन विद सस्टेनेबिलिटी अंडर द थीम ऑफ होलिस्टिक इनोवेशन। सोच के देखो क्या होगा सर, उसको अपना इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का कुछ बात कर रहा है, एकदम लेमैन टर्म्स में बात करें, अपने दोनों देसी वर्ड्स में, लेमैन टर्म देसी भाषा में बात करें सर। हैवी बात कुछ बोल रहा है वो, कुछ भारी भरकम बात कर रहा है, इनोवेशन का, सस्टेनेबिलिटी का। ये भारी भरकम बात कौन कर सकता है सर? कॉर्पोरेट वाला कर सकता है। सिंपल मैंने आपको लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश किया, कंसेप्चुअली। और अपने अगर सीए के टर्म्स में भी बात करें तो यार बोलना क्या चाह रहा है कि यार ये नया थीम की बात कर रहा है, नया एक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी की बात हो रही है। तो नया थीम, नया डायरेक्शन, नया इनोवेशन को अलाइन करना और सस्टेनेबिलिटी के संग करना, तो यार ये कॉर्पोरेट वाला ही लेगा ना, बिजनेस वाला का थोड़ी ना इतना कैपेबिलिटी है। Strategic move by Hefia.io shifts its AI services into new geographical market is a clear application of which strategy? सर मेरे को बोल दिया एग्जिस्टिंग और न्यू, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और न्यू क्या है, मार्केट। तो ये क्या हो गया मेरा मार्केट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ईपी और न्यू मार्केट एनएम, ठीक है, डन। थर्ड में आएंगे, Hefia.io's initial structure, characterized by a highly dispersed team of scholars, relies heavily on coordination through technology and contracts. This structural design is most accurately identified as what? ये तो इजी है सर, बोला क्या है, heavily relies on coordination through technology and contract. This structural design क्या है सर?
डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं होगा उसमें, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और वो सब की बात होती नहीं है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में भी नहीं होती है, एसबीयू में भी ऑब्वियसली नहीं होती। आंसर हैज टू बी नेटवर्क स्ट्रक्चर। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एग्जांपल लो नाइकी का। नाइकी आपको मालूम है अपना जूते खुद नहीं बनाता है। नाइकी इज अ कंपनी विच डिजाइन्स शूज, नाइकी इज नॉट अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस शूज, ठीक है। तो अभी नाइकी भी अपना काम क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर रख के रखता है ज़्यादातर, और उसमें क्या है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम चीज़ उसका आउटसोर्स हो रहा है, कोई और जूते बना रहा है एंड उसका काम है डिज़ाइनिंग करके देने का। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम हो रहा है, तो हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ये। बाकी तो हमारे नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स है, डिविजनल उसका बड़ा करो, एसबीयू उससे बड़ा करो, मैट्रिक्स ऐसे करके, ये सब तो अलग अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। डन। पार्ट 4 में आ जाओ। पब्लिक परसेप्शन एंड एथिकल बैकलैश कंसर्निंग एनवायरमेंटल डैमेज एंड टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, दो बात कर रहा है, एनवायरमेंट का भी बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी का भी बात कर रहा है। इससे क्या हुआ, हेफिया का ऑपरेशन को बहुत इम्पैक्ट हुआ है और आपको एनालाइज करना है पेस्टल में कहाँ फॉल करेगा। पॉलिटिकल तो होगा नहीं, इकोनॉमिक होगा नहीं सर, टेक्नोलॉजिकल होगा ना। ना प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजिकल होगा, लेकिन ना कंसर्निंग एनवायरमेंटल भी बोला था और टेक्नोलॉजिकल दोनों बोला था। अगर मैं सिर्फ टेक्नोलॉजिकल को टिक कर देता ना तो यार मेरा ये एनवायरमेंटल छूट जाता। तो इसका आंसर हैज़ टू बी सोशियो कल्चरल। क्या सोशियो कल्चरल सारा चीज़ में, मेरा सोशियो कल्चरल में ये सारा चीज़ एक साथ आ जाता है, कलेक्टिव रहता है, तो उसके अंदर ये चीज़ आना होगा। टेक्नोलॉजिकल मैं कर नहीं पा रहा हूँ, समझ में आई बात मेरी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी में भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्या मैं टेक्नोलॉजिकल के अंदर इसको प्लेस नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ सर मैं टेक्नोलॉजिकल के अंदर इसको प्लेस, क्योंकि इन्वायरमेंटल की भी बात कर रहा है। ऐसे ने क्या किया पार्ट 4 के लिए, हाँ सोशियो कल्चरल किया है। इसका भी रीज़न क्या है, ब्रॉड सोसाइटल फियर्स, मार्केट परसेप्शन, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल के अंदर ये फॉल करेगा। डन। पार्ट 5, हेफिया का क्या प्रॉमिस है, फ्यूचरिस्टिक हाई वैल्यू एड एआई सॉल्यूशंस एज प्राइमरी क्लाइंट अपील इज एन एग्जांपल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू व्हाट। फ्यूचरिस्टिक और हाई वैल्यू बोला है, तो कॉस्ट लीडरशिप तो होगा नहीं, भूल जाओ। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप होगा नहीं सर, ये तो इजी हो गया ना, डिफरेंशिएशन हो गया। फ्यूचरिस्टिक का वर्ड का मतलब से हमेशा समझना डिफरेंशिएशन की बात होगा, और हाई वैल्यू बोली दिया डिफरेंशिएशन और यूनिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट। डन। कोर वैल्यूज और सिर्फ क्या होता है कोर वैल्यूज, भाई कोर वैल्यूज से बुक में अच्छा है, ठीक है ना, असल में कुछ नहीं होता। एथिक्स इज अ गुड टर्म इन बुक्स, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। डन है सर, 10 खत्म हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की क्लास खत्म हो गई हमारी, हमने आपको 10 केस स्टडी कराए हैं। अब मेरे को चाहिए आपका फुल जोश, और आपको चाहिए मेरे को जानना है आपसे कि सर आगे अगर आपको और नीड है तो मैं और केस स्टडीज लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको समझ में आ गया है, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट वी कैन डू इट ऑन आवरसेल्व्स, तो भी मुझे आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, तो अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने का प्लान करता हूँ, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में और 10 लेके आएंगे, क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। May 26 एग्जाम्स आने वाला है, हमारे रिवीजन वीडियोस वगैरह भी बहुत नए नए एक्सक्लूसिव वीडियोस कंटेंट बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।